हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू माय चैनल मध्य प्रदेश आरंभ। आज हम पढ़ने वाले हैं कांग्रेस आंदोलन का दूसरा चरण। इससे पहले हम प्रथम चरण इसका कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जय महाकाल। कांग्रेस आंदोलन का दूसरा चरण ये 1905 से 1919 तक रहता है। इसको उग्रवादी या गर्मपंथी चरण कहा जाता है। 1905 से 1919 तक इनका दौर रहता है। 19वीं शताब्दी के अंत में उदारवादी राजनीति की आलोचना होने लगी। इसी के साथ भारतीय राजनीति में उग्रवादियों का चरण उदय होता है। उग्रवादी आंदोलन के उदय में समकालीन अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कारक सक्रिय हुए। उदारवादियों ने अपने लेखों के माध्यम से ब्रिटिश राज्य के वास्तविक चेहरे को बेनकाब कर दिया था। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया था कि भारत की गरीबी, बेरोजगारी, आर्थिक पिछड़ापन, अकाल, ऋणग्रस्तता आदि सभी का मूल कारण ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियां हैं। ये किसने किया था? ये अभी तक उदारवादियों ने कर दिया था। किसके माध्यम से? ये लेखों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, विचारों के माध्यम से ब्रिटिश राज्य का वास्तविक चेहरा सबके सामने रख दिया था कि भारत में गरीबी है, बेरोजगारी है, पिछड़ापन है, आर्थिक पिछड़ापन है, अकाल है, ऋणग्रस्ता है और आदि मतलब जितनी भी प्रॉब्लम है उन सभी के पीछे सिर्फ मूल कारण क्या है? ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियाँ। कांग्रेस की नीतियों तथा उनकी उपलब्धियों के प्रति जन असंतोष से भी उग्रवाद का उदय हुआ था। उग्रवादी नेताओं का मानना था कि कांग्रेस की निवेदन की नीति से कुछ भी हासिल नहीं होना चाहिएगा या नहीं होने वाला। ये किसने का मानना था? ये उग्रवादी जितने भी नेता थे वो क्या कहते थे कि कांग्रेस कितने भी आवेदन दे दे, निवेदन दे दे, नीतियाँ जो ब्रिटिश की नीतियां हैं उससे कुछ हासिल नहीं होने वाला, वो कुछ नहीं करने वाले। अमेरिका, फ्रांस, जर्मन, इटली के राष्ट्रीय आंदोलनों की सफलता ने यह स्पष्ट कर दिया था कि संवैधानिक तरीकों से स्वराज की प्राप्ति नहीं हो सकती। अमेरिका की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, जर्मनी और इटली की क्रांति से ये पता चल गया था कि यदि आपको स्वाधीनता चाहिए है या स्वतंत्रता चाहिए है तो वो किसी भी संवैधानिक तरीके से स्वराज की प्राप्ति नहीं हो सकती। इथोपिया द्वारा 1896 में इटली की पराजय होगी। इथोपिया ने 1896 में इटली को हरा दिया और 1904 में 5 में जापान द्वारा रूस की पराजय ने यूरोपीय अजेयता के सिद्धांत को ध्वस्त कर दिया। अभी तक सब लोग क्या समझते थे कि जो यूरोपीय हैं उनको कोई हरा नहीं सकता, लेकिन इटली की पराजय के कारण और जापान द्वारा रूस की पराजय ने ये आलोचना समाप्त कर दी कि ये अजेय हैं। इस घटना ने राष्ट्रवादियों में आत्मविश्वास जगा दिया तथा औपनिवेशिक सरकार से संघर्ष को प्रेरित किया और इसमें भारतीय जितने भी राष्ट्रवादी नेता थे उनमें आत्मविश्वास हो गया कि ये जीत सकते हैं तो हम क्यों नहीं जीत सकते, और औपनिवेशिक सरकार के प्रति संघर्ष के लिए प्रेरित किया कि हम भी लड़ेंगे। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज नामक अपनी पुस्तक में लिखा था कि बंगाल विभाजन के बाद ही भारतीयों में वास्तविक जागरूकता आई थी। इसके लिए हमें लॉर्ड कर्जन को धन्यवाद देना चाहिए। गांधी जी ने जो हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी इसमें कर्जन को धन्यवाद कहा था। किसके लिए? क्योंकि जब बंगाल विभाजन नहीं होता तो भारतीयों में वास्तविक जागृति नहीं आती। उग्र राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या क्या थे कि भारत में उग्र राष्ट्रवाद क्यों उदय हुआ, उसके कारण क्या थे? ब्रिटिश सरकार की शोषणकारी नीतियां, कांग्रेस के आवेदन निवेदन नीति की असफलता। इन्हें कितने आवेदन किए, निवेदन किए, लेकिन उनकी ब्रिटिश नीति में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा था। पश्चिमीकरण के विरुद्ध प्रतिक्रिया, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं और लॉर्ड कर्जन के कारनामे, ये सब उग्रवाद राष्ट्र के कारक थे। गरम दल के नेता कौन कौन थे? तो इसमें सबसे 3 मेन महत्वपूर्ण आते हैं। लाल बाल पाल, इसमें हैं बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, ये प्रमुख हैं और अरविंद घोष भी गरम दल के प्रमुख नेता माने जाते हैं। जो बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल हैं, इन तीनों को सम्मिलित रूप से लाल बाल पाल कहा जाता है। उदारवादी और गर्मपंथियों में अंतर क्या क्या है? जो उदारवादी थे और उन गर्मपंथियों में अंतर क्या क्या है? उदारवादी और गर्मपंथी। उदारवादी भारत के लिए औपनिवेशिक प्रशासन में सुधार करना चाहते थे। जितने भी जो उदारवादी या नरमपंथी लोग थे वो क्या चाहते थे कि औपनिवेशिक प्रशासन में सुधार हो, लेकिन गर्मपंथी स्वराज चाहते थे। वे अंग्रेजों पर विश्वास नहीं करते थे। उन्हें कोई औपनिवेशिक नहीं चाहिए था। गर्मपंथियों को उनको क्या चाहिए था? स्वराज।
नरमपंथी संवैधानिक तरीके जैसे प्रार्थना, आवेदन, अपील के द्वारा ब्रिटिश सरकार से रियासत प्राप्त करना चाहते थे। नरमपंथी क्या करते थे? प्रार्थना, आवेदन, अपील या संवैधानिक तरीके से रियासत को प्राप्त करना चाहते थे। लेकिन उग्रवादी लोग क्या करते थे? जन आंदोलन, बहिष्कार, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा के द्वारा स्वराज प्राप्त करना चाहते थे। उदारवादी पश्चिमी शिक्षा संस्कृति के प्रशासक थे तथा उसी के आधार पर भारत का निर्माण करना चाहते थे। और जो उग्रवादी थे वो प्राचीन भारतीय संस्कृति को श्रेष्ठ मानते थे और पश्चिमी संस्कृति को देह समझते थे। जो उदारवादी थे वो क्या समझते थे कि जो पश्चिमी शिक्षा है वो अच्छी है और उसी के आधार पर भारत का निर्माण करना चाहते थे। लेकिन जो उग्रवादी थे वो उनको पता था कि भारत की जो संस्कृति है वो श्रेष्ठ है और उसी के तहत हम भारत का निर्माण करना चाहते हैं और पश्चिमी संस्कृति को हे या फिर हीन मानते थे। उदारवादी नेता राष्ट्रीय आंदोलन, शिक्षित और उच्च शहरी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते थे। जो उदारवादी थे वो क्या थे? वो शिक्षित वर्ग और उच्च शहरी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते थे। लेकिन जो उग्रवादी आंदोलन करता थे वो मध्यम, निम्न और सामान्य जनता तक ही जाना, मतलब जितना भी आंदोलन था वो मध्य, निम्न और सामान्य जनता तक ले जाना चाहते थे। अब आते हैं उदारवादी धर्मनिरपेक्ष थे और जो उग्रवादी थे वो धर्म के साथ राजनीति को छोड़कर जनाधार तैयार करना चाहते थे। वो राजनीति को जोड़कर जनाधार तैयार करना चाहते थे धर्म के साथ, धर्म में राजनीति के साथ जनाधार तैयार करना चाहते थे। कौन? उग्रवादी। अब आते हैं बंगाल विभाजन के संबंध में विभिन्न विचार। ब्रिटिश समाचार पत्र स्टैंडर्ड ने बंगाल विभाजन या फिर बंग भंग को प्रतिवाद का ठोस मामला कहा था। मानचेस्टर गार्जियन जी ने लिखा था, बंगाल के टुकड़े टुकड़े करने की योजना के लिए उनके समर्थन का औचित्य स्पष्ट करना कठिन है और इसके लिए उन्हें क्षमा करना तो और भी मुश्किल है। ये कहा था मानचेस्टर गार्जियन जी ने। बंगाल के टुकड़े टुकड़े करने की योजना का समर्थन औचित्य करना या फिर उसका समर्थन करना, औचित्य स्पष्ट करना कठिन होगा और इसके लिए उन्हें क्षमा करना तो और भी मुश्किल होगा। अब आते हैं हितवादियों ने क्या कहा था। हितवादियों ने कहा था कि कर्जन ने भारतीयों को अग्नि परीक्षा में डालकर उनमें नया जीवन फूंक दिया। जितने भी हितवादी थे उन्होंने यही कहा था कि जो कर्जन है इसने भारतीयों की अग्नि परीक्षा में डाल दिया और उसमें नया जीवन फूंक दिया। और गांधी जी ने भी कहा था कि यदि कर्जन बंगाल विभाजन नहीं करता तो भारतीयों में जागृति नहीं आती। अब आते हैं अमृत बाजार पत्रिका ने लिखा था, बंग भंग द्वारा हजारों या लाखों ही नहीं करोड़ों लोगों की राष्ट्रीय भावना को मनमाने ढंग से जैसी ठेस पहुंचाई गई थी उसमें और कोई मिसाल नहीं दी जा सकती। इससे पहले ऐसा कोई भी कृत्य नहीं किया गया था जो कर्जन ने किया था बंग भंग करके। इससे लाखों ही नहीं करोड़ों लोगों की राष्ट्रीय भावना को ठेस पहुंची थी और ये कर्जन ने कर दिया। ये लिखा था अमृत बाजार पत्रिका ने। सोनार बांग्ला ने लिखा था, बंगाल के लोग एक होकर उठ जाएं और फिर फिरंगी बुलबुला का घोंसला नोचकर उसे गंगा में प्रवाहित कर देंगे। सोनार बांग्ला ने लिखा था, बंगाल के लोग एक होकर उठ जाएं और फिरंगी बुलबुल के घोंसले को नोचकर गंगा में प्रवाहित कर दें। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा था, यह घोषणा हमारे ऊपर बम के गोले की भांति गिरी है। किसने कहा था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने कहा था कि यह घोषणा हमारे जीवन पर बम के गोले की तरह गिरी है और हम थोड़े से वर्ण हो गए हैं। तो ये कहा था किसने? सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी ने। अब आता है बंगाल विभाजन और स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन। उस समय बंगाल की आबादी 7 करोड़ 85 लाख थी जो कि गुलाम भारत की आबादी का 1/4 थी। उस समय बंगाल में आज कल के पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, बिहार और उड़ीसा शामिल थे। पहले के बंगाल में क्या क्या आता था? पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, बिहार और उड़ीसा शामिल थे और पूरी आबादी का 1/4 भाग वहाँ पर निवास करती थी। और आबादी कितनी थी? तो 7 करोड़ 85 लाख आबादी थी वहाँ पर। भारत सरकार ने बंगाल का विभाजन करके एक नवीन प्रांत बनाया जिसमें भारत के चटगांव, ढाका, राजशाही क्षेत्रों के पूरे क्षेत्र, मालदा जिला, त्रिपुरा का पहाड़ी राज्य और असम सम्मिलित थे। इस प्रांत को पूर्वी बंगाल या असम नाम दिया गया था। देखिए क्या था, जो बंगाल विभाजन करके अंग्रेजों ने क्या किया था, बंगाल का चटगांव, ढाका और राजशाही जिला के पूरे जिले, मालदा और त्रिपुरा और असम इसमें शामिल कर दिए थे और इसको क्या कहा गया? पूर्वी बंगाल कहा गया और असम के नाम से जाना जाता था। इसकी ट्रिक क्या है? चट करके ढक दिया माल त्रिपुरा ने असम का, चट
करके या चटगांव में ढक दिया। माल त्रिपुरा का असम से, त्रिपुरा में असम का, ये क्या है, पूर्वी बंगाल है। अब आता है, भारत सरकार का कहना था कि बंगाल सूबा बहुत बड़ा है, इस कारण प्रशासनिक सुविधा के लिए इसे विभाजित करना पड़ रहा है या फिर आवश्यक है। लॉर्ड कर्जन के अनुसार अंग्रेजी हुकूमत का यह प्रयास कलकत्ता को सिंहासनच्युत रखना था, बंगाली आबादी का बंटवारा करना था, ऐसे केंद्र को समाप्त करना था जहां से बंगाल व पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का संचालन होता था और साजिशें रची जाती थी। ये किसने कहा था? कि कर्जन ने कहा था कि यहाँ पर हम अंग्रेजी हुकूमत का प्रयास क्या था, कलकत्ता को सिंहासनच्युत करना, मतलब यहाँ पर कोई सिंहासन ना बन सके, और जो बंगाली आबादी थे उसका बंटवारा करना, केंद्र को समाप्त करना, मतलब एक ऐसे केंद्र को समाप्त करना था जहाँ से पूरे भारत देश के लिए कांग्रेस पार्टी साजिशें रचती थी। भारत सरकार के तत्कालीन गृह सचिव रिशले का कथन था, अविभाजित बंगाल एक बड़ी ताकत है तथा विभाजन होने से यह कमजोर हो जाएगा। हमारा उद्देश्य बंगाल का बंटवारा करना है जिससे हमारे दुश्मन बट जाएंगे और कमजोर पड़ जाएंगे। ये किसने कहा था? रिशले ने कहा था, जो कि उस समय का गृह सचिव था। गृह में क्या बनते हैं? रसीली चीज़ें बनती हैं, रसले, और उनका बंटवारा करना पड़ता है। जैसे कुछ रसीली चीज़ बनती है गृह में तो उनका बंटवारा करना पड़ता है, तो पूरे बंगले में उसका बंटवारा करेंगे। तो बंगाल का बंटवारा करते समय वहाँ के गृह सचिव कौन थे? रिशले थे। इनने क्या कहा था? बंगाल अविभाजन बंगाल की एक बड़ी ताकत है, विभाजन होने से यह कमज़ोर हो जाएगी। हमारा उद्देश्य बंगाल का बंटवारा करना है और हमारे दुश्मन बट जाएं ऐसा और कमज़ोर हो जाएं, ये उनका उद्देश्य था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, कृष्ण कुमार मित्र और पृथ्वी चंद्र राय अन्य नेताओं ने विभाजन प्रस्ताव के खिलाफ बंगाली हितवादी संजीवनी जैसे अखबार पत्रों के माध्यम से आंदोलन छेड़ा था। किसने छोड़ा था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, कृष्ण कुमार मित्र ने और पृथ्वी रॉय ने। इनने क्या किया था? बंगाली हितवादी और संजीवनी जैसे समाचार पत्रों के माध्यम से आंदोलन छेड़ा था। 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी गई। घोषणा के तुरंत बाद बंगाल के लगभग सभी कस्बे में विरोध सभाएं आयोजित की जाने लगी। 19 जुलाई को 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी और घोषणा के तुरंत बाद ही बंगाल के सभी कस्बों में विरोध सभाएं आयोजित की जाने लगी थी। ये इसकी घोषणा कब की गई थी? तो एक ने मना किया, नो, हम लोग नहीं होंगे, बांटा नहीं जाएगा बंगाल। एक जन ने बोला, फिर 1 जुलाई है ना, 9 जुलाई को 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी थी और तुरंत बाद बंगाल के सभी कस्बे में विरोध सभाएं आयोजित की जाने लगी थी। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा की गई थी। कहाँ पे की गई थी? 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक की गई जहां पर स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा की गई। इस बैठक में बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया था। इससे पहले 13 जुलाई 1905 को सर्वप्रथम संजीवनी नामक साप्ताहिक पत्रिका में बहिष्कार को अपनाने का सुझाव दिया गया था। संजीवनी किसकी थी? अभी अपन ने पढ़ा था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, कृष्ण कुमार और एक और थे पृथ्वी चंद्र। इन तीनों ने मिलकर संजीवनी के द्वारा या फिर अन्य समाचार पत्रों के द्वारा आंदोलन छेड़ा था वहाँ पे बंगाल में। तो संजीवनी में सबसे पहले 13 जुलाई 1905 को बहिष्कार को अपनाने का सुझाव दिया गया था और 7 अगस्त को सब आए, साथ में आए थे 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में, और वहाँ से क्या किया गया? स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कर दी गई। इसमें बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया था। 1 सितंबर को सरकार ने यह घोषणा की कि विभाजन 16 अक्टूबर को लागू कर दिया जाएगा। 16 अक्टूबर को लागू कर दिया जाएगा क्या? बंगाल विभाजन। और ये कब कहा गया था? तो 1 सितंबर को कहा गया था, घोषणा की गई थी। तो ये देखिए, सबसे पहले घोषणा कब की गई है? तो 19 जुलाई 1905 को की गई है कि बंगाल विभाजन किया जाएगा। फिर 1 सितंबर को, मतलब बड़ा सा सितम किया है बंगाल पर कि उन्होंने बोला कि अब 16 अक्टूबर को ये अलग अलग हो जाएंगे। 28 सितंबर 1905 को कलकत्ता के निकट काली घाट के मंदिर में 50,000 लोगों ने शपथ ली कि वे विदेशी वस्तुओं का प्रयोग नहीं करेंगे। ये कब हुआ था? 28 सितंबर 1905 को कलकत्ता के निकट काली घाट के मंदिर में
50,000 लोगों ने शपथ ली कि वो विदेशी वस्तुओं का प्रयोग नहीं करेंगे। 16 अक्टूबर को 1905 का पूरा दिन बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में यह दिन रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाया गया था। लोगों ने गंगा स्नान किया और सड़कों में वंदे मातरम गीत गाते हुए प्रदर्शन किया था। कब किया गया था? 16 अक्टूबर। इसकी घोषणा कब की गई थी? तो 1 सितंबर को घोषणा की गई थी कि 16 अक्टूबर को बंगाल विभाजन लागू हो जाएगा। लेकिन बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? तो की गई थी 19 जुलाई 1905 को। फिर 7 अगस्त को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार के लिए प्रस्ताव रखा गया था। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने 16 अक्टूबर के दिन रक्षाबंधन दिवस मनाने के रूप में कहा था। महाराष्ट्र में तिलक और उनकी पुत्री केतकर ने इस आंदोलन में संपूर्ण योगदान दिया था। महाराष्ट्र में तिलक और उनकी पुत्री थी केतकर, तिलक करके, है ना, केतकर, उनकी पुत्री का नाम क्या था? केतकर। अपन जब तिलक करके, है ना, महाराष्ट्र के लोगों ने तिलक करके आंदोलन किया था। इस आंदोलन की एक विशेषता यह थी कि महिलाओं ने इसमें सक्रिय रूप से भाग लिया था, क्योंकि इसमें कुछ नहीं था, स्वदेशी चीज़ों का उपयोग करना था और जो विदेशी चीज़ें थी उनका बहिष्कार करना था। तो महिलाओं ने भी बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया था और बंगाल में इतनी ज़्यादा आबादी थी, हर इंसान ने इसका विरोध किया था। परंतु यह आंदोलन बंगाल के किसानों को प्रभावित नहीं कर सका, क्योंकि किसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। हम बंगाल में हैं, असम में हैं, पूरी बंगाल में है, पश्चिमी बंगाल में है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, तो किसान इससे प्रभावित नहीं थे। वस्तुतः यह आंदोलन शहरों के उच्च और मध्यम वर्ग के बीच लड़ा गया था। इसमें निम्न कोटि या फिर जो निम्न तबका था वो इससे अछूता रह गया था, जबकि उच्च और जो मध्यम वर्ग है उनने तक ही सीमित था। स्वदेशी माल की सप्लाई के लिए अनेक स्थानों पर स्वदेशी स्टोर खोले गए थे, क्योंकि विदेशी सामान तो आप मंगा नहीं रहे हो, विदेश बहिष्कार कर रहे हो। अब विदेशी बहिष्कार कर रहे हो तो स्वदेशी चीज़ें भी होनी चाहिए, तो स्वदेशी चीज़ों के लिए स्वदेशी स्टोर खोले गए थे। सर्वप्रथम आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय ने बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर खोला था। एक किसने खोला था? प्रफुल्ल चंद्र राय ने। देखिए, अभी तक मेडिकल जो हैं, ये केमिकल जो हैं वो कैसे बन रहे हैं? तो वो बन रहे थे सब विदेशों से आ रहे थे, जितने भी केमिकल थे तो बाहर से आ रहे थे। लेकिन अब किसी भारतीय ने इसको बनाया तो सब लोग कैसे हो जाएंगे? प्रफुल्लित हो जाएंगे ना। तो प्रफुल्ल चंद्र राय ने बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर खोला था। बंगाल विभाजन विदेशी आंदोलन ने राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा दिया था। जो बंगाल विभाजन था उसने विरोधी आंदोलन में राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा दिया था। पाश्चात्य शिक्षा में ज़रूरत नहीं है, हमें क्या लेनी है, सिर्फ राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा दिया गया था इसमें। 8 नवंबर 1905 को रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना की गई थी। हर कोई एक ही रंग में रंगा था, तो 8 नवंबर को भी रंग दिया और नेशनल स्कूल की स्थापना कर दी। बंगाल में राष्ट्रीय शिक्षा को फैलाने में सबसे बड़ा कार्य डॉन सोसाइटी ने किया था। यह विद्यार्थियों का संगठन था जिसके सचिव सतीश चंद्र मुखर्जी थे। देखिए, बंगाल में राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा, इसमें क्या कहा गया कि जो विदेशी शिक्षा है उसको बहिष्कार करो, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो, शिक्षा का बहिष्कार करो, हर चीज़ का बहिष्कार कर दो। तो अब राष्ट्रीय शिक्षा की गई, केमिकल बनाए गए और स्वदेशी स्टोर स्टार्ट किए गए। राष्ट्रीय मतलब जो केमिकल स्टोर था वो किसने बनाया था? वो प्रफुल्ल चंद्र रॉय ने बनाया था कलकत्ता में। इसके लिए राष्ट्रीय शिक्षा के लिए 8 नवंबर को एक रंगपुर में नेशनल स्कूल की स्थापना की गई। और बंगाल में जो राष्ट्रीय शिक्षा को फैलाने का कार्य सबसे ज़्यादा कौन कर रहा था? वहाँ के डॉन कर रहे थे, तो डॉन सोसाइटी ने किया था। क्योंकि डॉन बोलता था चलो भैया पढ़ने, इसको कौन नहीं पढ़ रहा है, आपके घर से कौन कौन नहीं जाता पढ़ने, कितने बच्चे हैं, चलो पढ़ने के लिए जाओ। तो डॉन आदेश देते थे और सारे बच्चे पढ़ने चले जाते थे। यह विद्यार्थियों का एक संगठन था, सारे विद्यार्थी मिलकर डॉन बन गए थे इसमें। इसके सचिव सतीश चंद्र मुखर्जी थे। डॉन का मुखड़ा लगा के या फिर मखोटा लगा के जाते थे सतीश चंद्र। 30 लोग थे, मुखड़ा लगा के जाते थे डॉन का, और इन राष्ट्रीय शिक्षा को प्रोत्साहित कर रहे थे। रविन्द्रनाथ टैगोर, द्विजेंद्र लाल रॉय और मुकुंद दास के लिखे गए गीत आंदोलनकारियों के लिए प्रेरणा स्रोत बने। टैगोर ने उस समय बांग्लादेश के स्वाधीनता संघर्ष को तेज करने के लिए प्रेरणा स्रोत जो गीत लिखा था उसका नाम था आमार सोनार बांग्ला। यह 1970 में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बन गया था। देखिए, इस समय जो वहाँ के गीतकार थे वो कौन कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर, द्विजेंद्र लाल रॉय और मुकुंद दास। ये 3 आंदोलन मतलब गीत लिखे थे जो आंदोलनकारियों के लिए प्रेरणा स्रोत रहे। इसमें सबसे प्रमुख था रविन्द्रनाथ टैगोर का आमार सोनार बांग्ला, जो कि 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बना।
काल के क्षेत्र में रविंद्रनाथ टैगोर ने भारतीय कला पर पाश्चात्य आधिपत्य को तोड़ा और स्वदेशी परंपरा, कला और अजंता की चित्रकला से प्रेरणा लेने की शुरुआत की। किसने की है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। इन्हीं ने शायद भारत माता का चित्र बनाया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने। 1906 में स्थापित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की पहली छात्रवृत्ति भारतीय कला के मर्मज्ञ नंदलाल बोस को मिली थी। अब देखिए, बंगाल विभाजन हो गया। अब 1906 में क्या हुआ है, तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की पहली छात्रवृत्ति, जो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स था, आर्ट में जो छात्रवृत्ति दी गई थी, पहली स्कॉलरशिप भारतीय कला के मर्मज्ञ नंदलाल को दी गई थी। नंदलाल बोस जी को। देखिए, इतना प्यारा मर्मम चित्र बनाया था इन्हें कि इनको क्या मिल गई? पहली छात्रवृत्ति ही मिल गई। अब आता है क्या? दिल्ली दरबार। ये 1906 तक पूरा हो गया। अब इसके बाद क्या लगाया गया? दिल्ली दरबार लगाया गया। दिसंबर 1911 को ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम का दिल्ली आगमन हुआ। कौन आए थे? जॉर्ज पंचम आए थे 1911 में। 12 दिसंबर को दिल्ली में एक दरबार आयोजित किया गया। यहाँ तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने सम्राट की ओर से यह घोषणा की कि बंग विभाजन रद्द कर दिया जाएगा। यहाँ पर की गई थी बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। इसको लागू कब किया गया था? तो इसको लागू किया गया था 16 अक्टूबर को। इसकी घोषणा कब की गई थी कि ये लागू हो जाएगा? तो 1 सितंबर को घोषणा की गई थी कि ये यहाँ पर लागू हो जाएगा। लेकिन बंटवारे की घोषणा कब की गई थी? तो बंटवारे की घोषणा की गई थी 19 जुलाई को। 19 जुलाई 1905 को घोषणा की गई थी कि बंगाल के विभाजन किया जाएगा। और इसके लिए 7 अगस्त कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन मनाने की बात कही गई थी कांग्रेस के अधिवेशन में। और जो बहिष्कृत है उसका सबसे पहले उपयोग संजीवनी में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था, सुझाव दिया था। भारत की राजधानी कलकत्ता से हटाकर दिल्ली बनाई जाएगी। इसकी घोषणा कब की गई थी? 1911 में की गई थी। और ये बनाई कब गई है? तो 1912 में बनाई गई है। 1911 में क्या हुआ? दिल्ली दरबार लगाया गया है, जिसमें आए हैं जॉर्ज पंचम। इनने बोला कि चलो हम आए हैं तो अब इसमें कुछ अच्छा करना पड़ेगा, कोई घोषणा करनी पड़ेगी। तो इन्हें बोला कि चलो बंगाल विभाजन को रद्द कर दो और क्या कर दो, कलकत्ता से उठा के राजधानी कहाँ पे ले आओ? दिल्ली में ले आओ। कांग्रेस विभाजन। बंगाल विभाजन के बाद संपन्न परिस्थितियों का एक प्रत्यक्ष परिणाम कांग्रेस के अंदर नरमपंथी और राष्ट्रवादियों के मध्य विरोध हुआ। अब देखिए, अभी तक अपन क्या पढ़ रहे थे? नरम दल और गरम दल पढ़ रहे थे। अब इसमें भी जो बंगाल विभाजन था तो उससे कांग्रेस भी कुछ अछूता नहीं रहा था। यहाँ पर भी परिस्थितियां विपरीत होने लगी। नरमपंथी और राष्ट्रवादियों के मध्य विरोध होने लगा। 1905 में बनारस अधिवेशन में गोखले ने बंग भंग की आलोचना की थी और स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया था। जो गोखले जी थे, इन्होंने 1905 में बनारस अधिवेशन में बंग भंग की आलोचना की थी और स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया था। यहाँ पर पहला झगड़ा प्रिंस ऑफ वेल्स के प्रस्ताव पर हुआ था। लाला लाजपत राय और तिलक ने इनका विरोध किया था। फिर भी नरमपंथी इस प्रस्ताव को पास करने में सफल रहे थे। प्रिंस ऑफ वेल्स जो प्रिंस ऑफ वेल्स का प्रस्ताव था, जब वो पेश किया गया कांग्रेस अधिवेशन में, तो लाला लाजपत राय और तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने इनका विरोध किया था। मतलब जो गरम पंथ थे उनने उसका विरोध किया था, लेकिन नरमपंथियों ने इस प्रस्ताव को पास करा लिया। यहाँ से विद्रोह स्टार्ट हो गया 1905 से। नरमपंथी और राष्ट्रवादियों के बीच दरार 1906 के अधिवेशन में और बढ़ गई, जब तिलक का सुझाव था कि लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाया जाए और नरमपंथियों ने दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बना दिया। अंततः मामला शांत हो गया, क्योंकि दादा भाई नौरोजी की सब रिस्पेक्ट करते थे और तिलक क्या चाहते थे कि लाला लाजपत राय अध्यक्ष बने, लेकिन उनको बनाया नहीं गया क्योंकि वो गर्मपंथी के थे। किनको बना दिया गया? दादा भाई नौरोजी को बना दिया। तो इसमें अब दादा भाई नौरोजी को बनाया गया तो कोई कुछ बोलेगा नहीं, तो वो शांत हो गए और 1906 में ये थोड़ी सी दरार पड़ गई। सूरत अधिवेशन में राष्ट्रवादी लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। जो राष्ट्रवादी थे या फिर गर्मपंथी थे, वो क्या चाहते थे कि लाला लाजपत राय को चलो 1906 में नहीं बनाया, दादा भाई नौरोजी को बना दिया, लेकिन अब 1907 में बना दो। लेकिन इन्हें तब भी नहीं बनाया। नरम दल वाले ने रास बिहारी घोष को प्रत्याशी बनाया। तिलक घोष के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए राजी हो गए और इसके लिए 2 शर्तें रखी गईं।
देखिए अब तिलक मतलब जो अध्यक्ष होते थे उसके लिए क्या होता था, चुनाव होता था। तो अब चुनाव के लिए कौन रेडी हो गया, तिलक जी रेडी हो गए कि चलो लाला लाजपत राय और रास बिहारी बोस के बीच में चुनाव करा लेते हैं, जो जीतेगा उसको अध्यक्ष बनाया जाएगा। क्योंकि दो प्रत्याशी हैं, नरम दल ने रखा है किन का नाम, रास बिहारी बोस का नाम, और गर्मपंथियों ने रखा है लाला लाजपत राय का नाम। कांग्रेस में कलकत्ता अधिवेशन में जो प्रस्ताव स्वराज स्वदेशी बहिष्कार के बारे में पास किए गए थे उन्हें फिर से पास किया जाए। देखिए इसमें शर्तें क्या रखी गई थी कि कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में जो प्रस्ताव स्वराज स्वदेशी बहिष्कार के बारे में पास किए गए थे उन्हें फिर से पास किया जाए, और घोष के भाषण में जिस अंश में राष्ट्रवादियों की आलोचना हुई है उसे हटा दिया जाए। और जो रास बिहारी बोस ने जो भाषण दिया है उसमें जहाँ पर राष्ट्रवादियों की आलोचना की गई है उन्हें हटा दिया जाए, ये दो शर्तें रखी गई थी। नरमपंथी किसी भी प्रकार के समझौते के लिए तैयार नहीं थे और उन्हें रास बिहारी बोस को अध्यक्ष बना दिया। नरमपंथियों ने बोला कि हमें कोई शर्तें वर्तें नहीं सुननी आपकी, ना हम नाम हटाएंगे और ना ही बहिष्कार के पास को फिर से पारित करेंगे, कोई शर्त ही नहीं है। हम सिर्फ किसको बनाने वाले हैं, रास बिहारी बोस को अध्यक्ष बनाने वाले हैं। तिलक ने सारा दोष अपने ऊपर ले लिया, फिर भी नरमपंथी ना माने। उन्होंने बोला कि चलो भाई सारे दोष हमारे हैं लेकिन फिर मान जाओ, लेकिन तब भी नहीं माने। नरमपंथी राष्ट्रवादियों की आपत्ति के बावजूद अपने को इंडियन नेशनल कांग्रेस कहते रहे, जबकि राष्ट्रवादी अपने को नेशनलिस्ट पार्टी कहने लगे। अब यहाँ पर क्या है, जब ये दोनों में आपत्ति हो गई तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो खुद को क्या कहते थे, या फिर जो नरम दलीय लोग थे वो कहते थे अब खुद को इंडियन नेशनल कांग्रेस, और जो राष्ट्रवादी थे वो क्या कहते थे, नेशनलिस्ट पार्टी कहने लगे। और यहाँ पर दरार पड़ गई। अब आती है नरम दल और गरम दल के बीच की दूरी बढ़ने का कारण क्या क्या था, क्यों नरम दल और गरम दलों के बीच में इतनी दूरियां आई थी। पहला था 1893 में तिलक ने गणपति समारोह जो गणित उत्सव का प्रयोग किया राष्ट्रवादी विचारों में प्रसार के लिए। देखिए 1893 में क्या हुआ, तिलक ने स्टार्ट किया था गणित महोत्सव, जिसमें गणेश जी रखे जाएंगे और लोगों जो अभी अपने यहाँ पे गणित महोत्सव मनाया जाता है वो, इसमें लोग एक दूसरे से मिलेंगे और जो राष्ट्रवादी विचार है उसका प्रचार प्रसार होगा। 1895 में शिवाजी समारोह को राष्ट्रीय त्योहार के रूप में तिलक ने स्थापित किया। तिलक ने 2 त्योहार मनाने की घोषणा की है, तो 1893 में गणेश महोत्सव और 1895 में शिवाजी महोत्सव मनाने की घोषणा की है। 1895 में पूना अधिवेशन में तिलक ने तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्व पर साफ आरोप लगाया था कि वह कांग्रेस को आम जनता तक नहीं ले जाना चाहते हैं। अब नरम दल क्या चाहती थी कि चलो भैया ये जो अपन आवेदन से जो काम करा रहे हैं वो ठीक है, लेकिन जो गरम दल के नेता है वो चाहते थे कि जो जितने भी आंदोलन है वो आम जनता के पास ले जाने चाहिए। 1896 से 97 में कलकत्ता में अकाल पड़ा। अकाल ग्रस्त किसानों को तिलक ने भू राजस्व देने से मना कर दिया। सरकार ने किसानों को भड़कने के आरोप में तिलक को 1.5 वर्ष की सजा सुनाई। देखिए अकाल कब पड़ा है, 1896 से 97 के बीच में, तब भी इनसे भू राजस्व वसूला जा रहा था। तो तिलक ने क्या बोला कि आप किसान लगा या फिर भू राजस्व सरकार को नहीं देंगे। सरकार ने किसानों को भड़काने का आरोप लगाकर तिलक को 1.5 साल की सजा सुना दी। राजनीतिक कारणों से देश के लिए जेल जाने वाले पहले व्यक्ति बाल गंगाधर तिलक थे, जो कि 1883 में जेल गए थे। लेकिन सबसे पहले राजनीतिक कारणों के से यदि कोई जेल गया है तो वो कौन गया है, बाल गंगाधर तिलक, जो कि 1883 में जेल गए थे। तिलक ने अपने पत्र केसरी में 4 जुलाई 1904 के अंक में लिखा था कि हमारा श्रम किसी भी तरह सफल नहीं होगा यदि हम साल में एक बार मेंढक की तरह टटराते रहेंगे। ये तिलक ने किस में लिखा था, केसरी में लिखा था कि जुलाई 1904 में, कि हमारा श्रम हम कितनी मेहनत कर लें वो कभी सफल नहीं होगा यदि हम साल में एक बार मेंढक की तरह टटराते रहेंगे। इतने कारण थे नरम दल और गरम दल के बीच में दरार आने की। अब आता है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान राष्ट्रीय आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हिंदुस्तान के राजनीतिक मंच पर कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। इसमें कांग्रेस में गरम दल का विलय और मुस्लिम कांग्रेस लीग पैक्ट और होम रूल लीग आंदोलन प्रमुख थे।
युद्ध काल में कांग्रेस के अधिवेशन, जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो कांग्रेस के 4 अधिवेशन हुए हैं और इनके स्थान और इनके अध्यक्ष। 1914 में मद्रास अधिवेशन हुआ जो कि भूपेंद्र नाथ बसु की अध्यक्षता में हुआ था। 1915 में मुंबई में अधिवेशन हुआ जिसके एसपी सिन्हा अध्यक्ष थे। 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ जिसके अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। 1917 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। कांग्रेस में गरम दल का विलय। 1908 से 1915 तक कांग्रेस नरम दल की पार्टी बनी रही। इस बीच में कांग्रेस की लोकप्रियता में भारी कमी आई थी क्योंकि लोग किसको पसंद कर रहे थे, राष्ट्रवादी या फिर गरम दल को पसंद कर रहे थे और नरम दल को भी पसंद कर रहे थे। लेकिन जब ये टूट जाते हैं तो इनकी लोकप्रियता में कमी आ जाती है। तो 1918 से 1915 तक इनकी लोकप्रियता में कमी आई। 1915 में तिलक ने मांडले जेल से रिहा होकर पूना आए। गोखले गरम दल वालों को कांग्रेस में शामिल करने के उद्देश्य से तिलक से मिले। तिलक ने गोखले से कहा कि कांग्रेस सबकी है, वह किसी पार्टी को दिया गया उपहार नहीं है। मैं पहले देश को तैयार करूंगा, फिर कांग्रेस में प्रवेश करूंगा और उस पर कब्जा भी कर लूंगा। इस उत्तर से गोखले संशय में पड़ गए। 1915 में गोखले और मेहता की मृत्यु हो गई जिससे कांग्रेस में गरम दल का विरोध ठंडा हो गया। 27 से 30 दिसंबर 1915 को कांग्रेस अधिवेशन मुंबई के कांग्रेस के संविधान में ऐसा परिवर्तन किया गया जिससे गरम दल वालों को सम्मिलित किया जा सके। इसमें महत्वपूर्ण योगदान एनी बेसेंट का था। गरम दल वाले 1907 के बाद पहली बार कांग्रेस में शामिल हुए जिसमें तिलक को पूना सार्वजनिक सभा ने अपना प्रतिनिधित्व बनाकर भेजा था। तो तिलक को किसने भेजा था? तो पूना सार्वजनिक सभा ने उनको अपना प्रतिनिधित्व बना के भेजा था। 1907 के बाद ही पहली बार कांग्रेस में शामिल हो रहे थे गरम दल वाले। 1915 में एनी बेसेंट ने मुंबई संविधान में ऐसा परिवर्तन करा जिससे कि गरम दल इसमें शामिल हो सके और इसमें सबसे ज़्यादा योगदान रहा है एनी बेसेंट का। 1915 में क्या हो गया? गोखले जी की और मेहता जी की मृत्यु हो गई। जब तिलक मांडले जेल से 1914 में रिहा होकर आए और वो गोखले जी से मिले और उनको गरम दल वालों को कांग्रेस में शामिल होने की बात कही तो तिलक से मिले। तिलक ने गोखले जी से कहा था कि मैं कांग्रेस तो सबकी है और वह किसी पार्टी को दिया गया उपहार नहीं है। मैं पहले देश को तैयार करूंगा, फिर कांग्रेस में प्रवेश करूंगा और फिर उस पर कब्जा कर लूंगा। इस उत्तर से गोखले जी संशय में पड़ गए थे। अब आती है कांग्रेस मुस्लिम लीग पैक्ट। युद्ध के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना कांग्रेस मुस्लिम लीग पैक्ट था जिसमें जिन्ना तिलक का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। इसमें तिलक और जिन्ना जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। इस पैक्ट के निम्न कारण थे। ब्रिटेन द्वारा तुर्की से युद्ध किए जाने के कारण भारतीय मुसलमान असंतुष्ट थे। देखो, ब्रिटेन ने क्या किया था? तुर्की पर आक्रमण कर दिया था और इससे मुसलमान जो थे भारतीय वो असंतुष्ट थे। मुस्लिम लीग का पुराना नेतृत्व समाप्त हो गया था। अब कांग्रेस या फिर अब नेतृत्व मुसलमानों के अंग्रेजी शिक्षित मध्यम वर्ग के हाथ में था। अब इसलिए मुसलमान किनों के पास आ गए? कांग्रेस के पास आ गए समझौता करने के लिए। मुस्लिम लीग तथा कांग्रेस का साथ साथ कार्य करने और स्वराज लाने की विचारधारा 1914 में आरंभ हो गई थी। स्वराज लाने की विचारधारा 1914 में स्टार्ट हो गई थी। मुस्लिम लीग और कांग्रेस का साथ साथ कार्य करना, इसी के परिणाम स्वरूप दिसंबर 1915 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का अधिवेशन एक साथ मुंबई में हुआ था। 1915 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का अधिवेशन मुंबई में हुआ था 1915 में। यह मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मजहरुल हक थे। कांग्रेस के अध्यक्ष एसपी सिन्हा थे। देखो, इसमें 2 अध्यक्ष चुने गए थे जो कि मुस्लिम लीग का अध्यक्ष कौन था? तो मजहरुल हक थे और कांग्रेस के अध्यक्ष थे एसपी सिन्हा। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का अधिवेशन लखनऊ में हुआ था साथ साथ। इसमें लीग के अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना थे और कांग्रेस के अध्यक्ष AC मजूमदार थे। दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई जिसे लखनऊ समझौता कहा गया और कांग्रेस लीग पैक्ट कहा गया। इसमें 19 सूत्रीय ज्ञापन तैयार किया गया था और ब्रिटेन सरकार ने से स्वराज की मांग की गई थी। किससे की गई थी? स्वराज की मांग। देखिए, सबसे पहले लीग
की बैठक कब हुई है, तो 1915 में हुई थी। इसमें अध्यक्ष दोनों के अलग अलग थे। तो मुस्लिम लीग का कौन था, तो बहुत दिन बाद आई, तो महल लेके आई थी, है ना। कांग्रेस लीग के लिए क्या लेके आई थी, मुस्लिम लीग महल, तो मजहर उल हक थे। और कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो एसपी सिन्हा थे। ये सिंहासन लेके आए थे, जो कांग्रेस थी वो सिंहासन लेके गई थी, और लीग थी वो क्या लेके आई थी, महल लेके आई थी। फिर 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ, तो इसमें अध्यक्ष थे एसी मजूमदार कांग्रेस के, और लीग के अध्यक्ष थे मोहम्मद अली जिन्ना। और दोनों ने क्या किया, लखनऊ पैक्ट या फिर कांग्रेस लीग पैक्ट कहा गया, इसमें 19 सूत्री ज्ञापन तैयार किया गया था। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की शर्तों को स्वीकार कर लिया। अल्पसंख्यकों को उनकी जनसंख्या से अधिक अनुपात में उन्हें विधान परिषद में स्थान दे दिया गया। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाने, और यदि कोई प्रस्ताव किसी संप्रदाय विशेष पर प्रभाव डालता है व उसका विरोध उस संप्रदाय के 3/4 सदस्य करेंगे, तो इस प्रस्ताव पर विचार नहीं होगा। इसमें क्या हुआ था, मुस्लिम लीग ने, जो कांग्रेस थे उसने मुस्लिम लीग की शर्तों को स्वीकार कर लिया था। इसमें क्या कहा गया था कि जो अल्पसंख्यक हैं उनकी संख्या से अधिक अनुपात में विधान परिषद में उनको स्थान दिया जाएगा, मतलब जितनी उनकी संख्या है उसके अनुपात से ज़्यादा उनके लिए स्थान दिया जाएगा विधान परिषद में। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई जाएगी, जो कि 1909 के पार्लियामेंट सुधार में आई थी, उसको अपनाया जाएगा। कोई प्रस्ताव यदि संप्रदाय पर विशेष प्रभाव डालता है और उसके विरोध में 3/4 वोट पड़ते हैं, तो उस प्रस्ताव पर विचार नहीं होगा। समझौते में यह निहित था कि भारत विभिन्न समुदायों का देश है और इसके हित अलग अलग हैं। आरसी मजूमदार के अनुसार 1916 में कांग्रेस ने सचमुच 3 वर्षों के बाद पाकिस्तान की नींव डाली थी। तो कांग्रेस ने सचमुच 30 वर्षों के बाद पाकिस्तान की नींव डाली थी। तो ये किसने कहा था, आरसी मजूमदार जी ने कहा था। अब आता है होम रूल आंदोलन। तिलक की होम रूल लीग। तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 28 अप्रैल 1916 में बेलग्राम में की थी। कहाँ पर हुई थी इसकी स्थापना, बेलग्राम में हुई थी 28 अप्रैल 1916 को। इसकी अध्यक्षता जोसेफ बैप्टिस्टा और इसके सचिव एनसी केलकर हुए। इसकी कमेटी के सदस्य में जीएस खापड़े, बीएस मुंजे और आरपी कांडीकर थे। तिलक की होम रूल लीग का क्षेत्र मुंबई को छोड़कर महाराष्ट्र, कर्नाटक और बरार और मध्य प्रांत में फैला हुआ था। इसका नारा था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। लोगों के बीच अत्यधिक प्रसिद्ध हुआ था। एक इनकी थी, तिलक की थी। इनकी स्थापना कब की गई थी, तो 28 अप्रैल को की गई थी। अच्छे से उठो 28 अप्रैल, अच्छे से उठो 28 अप्रैल, उठो उठो उठो। और 2016 में बेलग्राम में गांव के लोग क्या होते हैं, 2-4 ही लोग होंगे जो 8 बजे उठते हैं और सभी जल्दी उठ जाते हैं 6 बजे। तो 28 अप्रैल 1916 को इसकी स्थापना हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे, जोसेफ बैप्टिस्टा जी। उनका टेस्ट भी अच्छा होता है। जो तिलक लगाते हैं और होम में घर के अंदर रहते हैं, उनका टेस्ट अच्छा होता है। वो केलकर, वो सारा काम बोलते हैं सचमुच कल करेंगे, सचमुच कल चलेंगे या फिर कल करेंगे। तो सचिव कौन थे इसके, केलकर थे। इनकी कमेटी के सदस्य कौन थे, तो खापड़े, मतलब घर के अंदर रहते थे, तो उनका जो थोपड़ा या खोपड़ा था वो बहुत अच्छा था, मज़े में रहते थे, मुंज था। और कांडीकर उनको कांटे वाटे लगते नहीं थे। तो अब देखो इससे याद हो गया, क्या चीज़ याद हो गई। देखिए होम रूल लीग तिलक की, तो जो तिलक लगाते हैं या जो बेलग्राम में इसकी अध्यक्षता की गई थी। तो गांव के लोग क्या होते हैं, 2-4 ही ऐसे होंगे जो 8 बजे उठते हैं और सब लोग क्या उठ जाते हैं, 6 बजे उठ जाते हैं। तो 28 अप्रैल 2016 को इसकी स्थापना हुई थी। और जो तिलक लगाते हैं तो उनका टेस्ट कैसा होता है, अच्छा होता है। तो इसके अध्यक्ष कौन थे, जोसेफ बैप्टिस्टा जी। और ये क्या करते हैं, जो तिलक लगाते हैं बोलते हैं चलो कल करेंगे, सच में कल करेंगे। उसके सचिव थे केलकर जी। इनकी कमेटी के लोग कौन कौन थे, खोपड़े जो घर के अंदर रहते हैं या होम के अंदर रहते हैं, उनके खोपड़े मुंज रहते हैं और वो कांटे वाटे नहीं लगते। तो खापड़े, मुंजे और कांडीकर जी इसके सदस्य थे। इनका क्षेत्र कौन था, तो तिलक कहाँ से आते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं। तो पूरा मुंबई और महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र से कर्नाटक, बरार और मध्य प्रांत। महाराष्ट्र, कर्नाटक, बरार और मध्य प्रांत। इसका नारा था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। अब आती है एनी बेसेंट की होम रूल लीग। सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने एक होम रूल लीग बनाई थी। एक कब बनाई थी, देखो
16 में ही तिलक ने बनाई थी और एनी बेसेंट ने भी 1916 में ही बनाई है। मोतीलाल नेहरू और तेज बहादुर शप्रू जैसे नेता इसके होम रूल लीग में शामिल हुए थे। देखिए एनी बेसेंट ये कौन थी, एक यूरोपीय थी ना। इनमें कौन थे, मोतीलाल नेहरू और तेज बहादुर शप्रू। इतनी बहादुर थी कि अकेली भारत आ गई थी, तो बहादुर थी और बहुत लाल लाल मोती की माला पहनती थी या फिर मोती की माला देती थी होम रूल लीग में। तो मोतीलाल नेहरू और तेज बहादुर शप्रू इसके नेता थे। बाल गंगाधर तिलक 1897 में समाचार पत्र केसरी में प्लेग कमिश्नर की हत्या को उचित ठहराने के कारण उन पर राजनीतिक कारणों से 18 माह की सजा हुई थी। बाल गंगाधर तिलक को 1897 में जो चापेकर बंधु थे उन्होंने प्लेग कमिश्नर की हत्या कर दी थी, जिसको ठीक ठहराया था बाल गंगाधर तिलक ने समाचार केसरी में। इसके कारण उनको राजनीतिक कारण के लिए 18 माह की सजा दी गई थी। 1908 में पुनः 6 माह के लिए मांडले जेल भेजे गए थे बर्मा में। जेल में रहकर उन्होंने गीता रहस्य नामक उनका दूसरा नाम कर्मठ की रचना की थी, जिसका नाम क्या था, गीता रहस्य, और इसका दूसरा गीता रहस्य को ही क्या कहा जाता था, कर्मठ्य। इसके अतिरिक्त इन्होंने ओरायन और आर्किटिक होम इन द वेदास की रचना भी की है। देखिए तिलक कौन है, इनको मांडले जेल में क्या लिखी है, इनने गीता रहस्य लिखी है, जिसको क्या कहा जाता है, कर्मठ। क्योंकि गीता हमें क्या बताती है, गीता का मेन रहस्य क्या है, गीता का मेन रहस्य है कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो, मतलब कर्मठ बनो। तो इसको क्या कहा जाता है, गीता रहस्य को कर्मठ की रचना की थी। और वहाँ के लोग क्या करते थे, मतलब जेल क्या बोलता था तिलक जी को देख के, और आओगे तो और आयन और आना है और इनने तो ये इनकी फेमस बुक है आर्किटिक होम इन द वेदास की भी रचना की है। इनकी 3 बुकें हैं, कौन सी, गीता रहस्य जिसको कर्मठ कहा जाता है, और आयन और आर्किटिक होम इन द वेदास। तिलक ने कलकत्ता अधिवेशन 1906 में कहा था, हम हथियार द्वारा नहीं बल्कि बहिष्कार द्वारा अपना लक्ष्य प्राप्त करेंगे। इन्होंने टैक्स कर ना देने की भी बात कही थी। इन्होंने क्या कहा था, जो किसान थे उनको टैक्स ना देने की बात भी कही थी, और इन्होंने कहा था कि हम हथियार से नहीं बल्कि बहिष्कार से अपना लक्ष्य प्राप्त करेंगे। 23 जुलाई से 1 अगस्त 1920 को इनकी मृत्यु हो गई थी। कब इनकी मृत्यु हो गई थी, 1920 को इनकी मृत्यु हो गई थी तिलक जी की। इनके बारे में पढ़ लेते हैं। इनने कौन सा समाचार पत्र निकाला था, तो इनका था केसरी, जिसमें इनने कहा था कि जो प्लेग कमिश्नर की हत्या हुई है वो ठीक हुई है, इस कारण से इनको 18 माह की सजा हुई थी। फिर 1908 में 6 माह के लिए मांडले जेल गए थे, वहाँ पर इन्हें गीता रहस्य लिखी हैं, और भी इनकी बुक थी, जैसे कि और आना है जेल में तो ओरायन और आर्किटिक होम इन द वेदास इनकी रचना है। कलकत्ता अधिवेशन 1906 में इन्होंने कहा था कि हम अपना हक हथियार से नहीं बल्कि बहिष्कार से प्राप्त करेंगे, और इन्हें टैक्स ना देने की भी बात कही थी। और 31 जुलाई 1 अगस्त 1920 को इनकी मृत्यु हो गई थी। एनी बेसेंट ने अपनी होम रूल लीग का प्रचार अपने दैनिक पत्र न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ के माध्यम से किया था। इन्होंने न्यू इंडिया का मुख्य योगदान रहा था। देखिए एनी बेसेंट ने कब स्थापना की है होम रूल लीग की, तो 16 में की है। इनके साथ कौन कौन थे, बहादुर थी और लाल मोती लेकर घूमती थी। तो मोतीलाल नेहरू और कौन थे, तेज बहादुर शप्रू इनकी नेताजी थी, है ना, इनके साथ थे। और इनके 2 न्यूज़पेपर थे, जिसका नाम था न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, जिसके माध्यम से ये प्रचार प्रसार करती थी। और न्यू इंडिया में इसको इनका मुख्य योगदान रहा है। एनी बेसेंट भी भारत की पूर्ण स्वतंत्रता नहीं चाहती थी। इनकी होम रूल लीग अखिल भारतीय थी। एनी बेसेंट स्वयं इसकी अध्यक्ष थी और रामास्वामी अय्यर इसके सचिव थे। देखिए इसकी अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट की होम रूल लीग की, इसकी अध्यक्ष थी स्वयं एनी बेसेंट, और इसके जो सचिव थे वो थे रामास्वामी अय्यर। मतलब राम के भरोसे इनने सब अपना सचिव बना रखा था, राम को बना के रखा था। जबकि तिलक की कौन थी, तो तिलक की थी तिलक की कौन थी, बैप्टिस्टा जी। जो अंदर रहते हैं वो क्या होते हैं, बैप्टिस्टा जी। और इसके सचिव थे कौन, केलकर जी। इसके सदस्य कौन कौन थे, खापड़े जी, मुंजे जी और कांडीकर जी। अब आती है मॉन्टेग्यू घोषणा। तिलक की घोषणा आंदोलन से जनता पूरे जोश में भरी थी। जो तिलक ने घोषणा की थी ना कि कर मत दो, इसके कारण और होम रूल लीग के आंदोलन के कारण पूरे देश में जोश से भरी पड़ी थी। तभी 20 अगस्त
1917 को भारत सचिव मॉन्टेग्यू के प्रस्ताव की घोषणा कर दी गई, जिसमें ब्रिटिश शासन का लक्ष्य स्वामित्व संस्थाओं का कार्मिक विकास था। जो स्वामित्व स्वशासित संस्थाएं थी उनका कार्मिक विकास लक्ष्य रखा गया था। जुलाई 1918 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। देखिए 1917 में क्या हुई, मॉन्टेग्यू प्रस्ताव की घोषणा हुई और ये प्रस्ताव पारित या फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब आया है, तो यह आया है 1918 में। मॉन्टेग्यू घोषणा को कांग्रेस ने असंतोषजनक, निराशाजनक माना था, परंतु नरमवादी नेता ने सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में 17 अगस्त 1918 को एक सभा करके इस रिपोर्ट का स्वागत किया था। ये किसने किया है, नरमपंथियों ने किया है, जबकि जो गर्मपंथी थे वो असंतोष थे इससे, मतलब पूरा कांग्रेस असंतोषजनक था और निराशाजनक था। लेकिन सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में 17 अगस्त 1918 को जो नरम दल के नेता हैं उनने इस रिपोर्ट का स्वागत किया था। ये रिपोर्ट कब आई थी, 1918 में आई थी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। नरम दली नेता ने कांग्रेस से अलग होकर अखिल भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना की। देखिए क्योंकि नरम दलवादी क्या चाहते थे कि इस जो चेम्सफोर्ड रिपोर्ट है उसका स्वागत किया जाए, और कांग्रेस तो इसका विरोध कर रही थी, तो वो अलग हो गए, नरमवादी दल अलग हो गया और इनने क्या बनाई है, अखिल भारतीय उदारवादी संघ बनाया है। पूरे भारत के लिए एक उदारवादी संघ की स्थापना कर दी। मॉन्टेग्यू ने इसकी स्थापना के लिए खुद ही इनको प्रोत्साहित किया था। इस प्रकार कांग्रेस का दूसरा विभाजन 1918 में हो गया। एक कब हुई थी, तो ये 1915 में 1916 के लखनऊ अधिवेशन में हुई थी, अंबिका चरण मजूमदार की नेतृत्व में। दोनों लीग क्या हो गई थी, जुड़ गई थी। और इसका विभाजन कब हुआ है, तो 1918 में हुआ है, और जो नरम दल के नेता थे वो इससे अलग हो गए थे और इन्होंने अखिल भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना की थी। अब आते हैं कांग्रेस का दूसरे चरण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। बंगाल विभाजन कर बनने गए नए प्रांत पूर्वी बंगाल एवं असम का लेफ्टिनेंट गवर्नर ब्रॉमफील्ड फुलर को बनाया गया था। देखिए बंगाल दो भागों में बट गया था, एक पूर्वी बंगाल और असम का क्षेत्र था और एक था पश्चिमी बंगाल। तो जो पूर्वी बंगाल और असम का क्षेत्र था वहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ब्रॉमफील्ड फुलर को बनाया गया था। जो गवर्नर थे वहाँ के वो कौन थे, ब्रॉमफील्ड फुलर। बंगाल विभाजन के समय सर्वाधिक स्पष्ट वक्ता पत्र संस्था था। जब बंगाल विभाजन हुआ तो सबसे अच्छा पत्र या वक्तव्य स्पष्ट वक्ता कौन था, संध्या थी, क्योंकि संध्या के समय बंगाल का विभाजन किया गया था। तो संध्या के समय बंगाल विभाजन किया गया था, तो संध्या ने सबसे अच्छा वक्तव्य दिया और ये सबसे स्पष्ट वक्ता पत्र माना जाता है संध्या। 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम के विरोध में डॉन सोसाइटी की स्थापना की गई थी और बंगाल में भी जो शिक्षक वर्ग था उसके लिए प्रोत्साहित करने के लिए डॉन सोसाइटी बनाई गई थी और इसके जो प्रमुख थे वो कौन थे, मुखौटा लेकर घूमते थे और सतीश चंद्र मुखर्जी इसके अध्यक्ष थे और ये बच्चों की सभा थी या छात्रों की एक संघ था। 1906 में कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ। यहीं पर पहली बार कांग्रेस ने स्वराज की मांग की थी। कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के सचिव मोहम्मद अली जिन्ना ने अध्यक्षीय भाषण पढ़ा था। देखिए 1906 में क्या हुआ था, रास बिहारी बोस तिलक चाहते थे कि जो लाला लाजपत राय हैं वो अध्यक्ष बने, लेकिन बनता कौन है, दादा भाई नौरोजी बनते हैं और सब शांत हो जाते हैं। इस समय स्वराज शब्द की घोषणा की गई थी कि स्वराज रखा जाएगा और इसके दादा भाई नौरोजी के सचिव कौन थे, मोहम्मद अली जिन्ना थे, जिनने घोषणा पत्र भाषण पढ़ा था वहाँ। 1908 में तिलक को रिम्स हार्डिंग नामक जगह से मांडले जेल भेजा गया था। मांडले जेल सजा हुई थी किन के लिए, तिलक के लिए, और इनके लिए रिम्स हार्डिंग नामक जहाज से मांडले जेल भेजा गया था, जहाँ पर इन्होंने क्या लिखी थी, गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी थी। क्या है, रिम्स हार्डिंग। रिम्स हार्डिंग, सबका दिल हार्ड हो गया था कांग्रेस जब तिलक को जेल हुई थी मांडले जेल में। 1906 में गठित अरुणडेल कमेटी की सिफारिश पर बंगाल विभाजन रद्द किया गया था। अब देखिए बंगाल विभाजन हुआ कब है, 1905 में हुआ है। रद्द कब किया था, 1911 में किया गया था, लेकिन किस कमेटी के अकॉर्डिंग किया गया था, तो अरुणडेल कमेटी ने इसकी घोषणा की थी या फिर सिफारिश की थी कि बंगाल विभाजन रद्द कर दिया जाए, अरुणडेल
समिति ने। अरे मिट्टी डालो यार, तो क्या बंगाल को फिर से जोड़ दो। इनने क्या कहा था, अरे यार मिट्टी डालो यार और बंगाल विभाजन को रद्द कर दो। तो 1911 में अरुंडेल कमेटी की सिफारिश के आधार पर 1911 में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। 1907 का सूरत अधिवेशन कांग्रेस का 23वां अधिवेशन था जिसे रद्द कर दिया गया था, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, रास बिहारी बोस कर रहे थे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जिन्ना के पत्र कामरेड को बंद कर उन्हें छिंदवाड़ा जेल में भेजा गया था। जिन्ना का जो पत्र था कामरेड, उसको बंद करके कहाँ भेज दिया गया था, उनको छिंदवाड़ा भेज दिया गया था। कामरेड, और उनको भेजा कहाँ गया था, छिंदवाड़ा जेल में भेज दिया गया था। कामरेड को काम पूरा लाल लाल कर दिया, चलो छोड़ो और जाओ जल्दी से जिन्ना, क्या बोलेंगे अपन, कामरेड, पूरा काम रेड कर दिया और अब चलो छोड़ो यहाँ से छिंदवाड़ा और निकलो यहाँ से जिन्ना। तो पहला विश्व युद्ध पूरे में रेड रेड पूरा था, क्योंकि पहला विश्व युद्ध था। तो जिन्ना को छोड़ने के लिए भेज दिया गया कहाँ, छिंदवाड़ा। 1908 में तिलक को गिरफ्तार करके जाने पर जिन्ना उनके वकील के रूप में जोरदार वकालत की थी। 1908 में जब तिलक को मांडले जेल भेजा गया था तो उनके वकील कौन थे, तो उनके वकील थे मोहम्मद अली जिन्ना। 1906 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे, तो उनके जो सचिव थे वो कौन थे, तो मोहम्मद अली जिन्ना थे। और इन्हीं ने उस समय क्या पढ़ा था, वहाँ का घोषणा पत्र पढ़ा था। 1914 में एनी बेसेंट कांग्रेस में शामिल हो गई थी। एनी बेसेंट कब हुई हैं, तो 1914 में हुई हैं। सर सुब्रमण्यम अय्यर ने एनी बेसेंट की गिरफ्तारी के विरोध में सर की उपाधि त्यागी ली थी। जब एनी बेसेंट को गिरफ्तार किया गया तो सर सुब्रमण्यम अय्यर ने अपनी सर की उपाधि त्याग दी थी। ऐसा करने वाले वे प्रथम भारतीय थे। सुब्रमण्यम बहुत शुभ मानते थे सब लोग एनी बेसेंट को, है ना। इनको क्या कहा जाता था, लेडी बसंत कहा जाता था, माता बसंत कहा जाता था एनी बेसेंट को। तो जब इनको गिरफ्तार किया गया तो भैया सब शुभ काम तो होंगे नहीं, अय्यर हो जाएगा। तो सुब्रमण्यम अय्यर ने सर की उपाधि त्याग दी थी और ऐसा करने वाले ये प्रथम व्यक्ति थे, यह प्रथम भारतीय थे। लाला लाजपत राय ने अमेरिका में होम रूल लीग की स्थापना की थी, वहाँ से यंग इंडिया नामक पत्र निकाला था। देखिए मध्य या फिर भारत में किन्ने होम रूल लीग चलाई है, तो तिलक ने और एनी बेसेंट ने। तिलक की कहाँ पे थी, महाराष्ट्र थी, कर्नाटक थी, बरार थी और मध्य प्रांत थी। और एनी बेसेंट की साउथ की साइड थी। एनी बेसेंट के अध्यक्ष तो स्वयं थी, लेकिन उनके सचिव कौन थे, तो और उनके सचिव कौन थे, स्वयं अध्यक्ष थी और उनके सचिव थे रामास्वामी रामास्वामी, है ना, रामास्वामी जी उनके अध्यक्ष थे। और जब तिलक ने बनाई थी तो अध्यक्ष उनके थे बेप्टिस्टा जी और इनके सचिव थे केलकर जी। और जब लाला लाजपत राय ने कहाँ पे बनाई है, अमेरिका में होम रूल लीग बनाई है और इस वहाँ पर एक यंग इंडिया नामक पत्र निकाला था। अब आता है उदारवादियों ने मॉन्टेग्यू घोषणा को भारत का मैग्ना कार्टा कहा था। जो उदारवादी थे ना, उनने मॉन्टेग्यू घोषणा को क्या कहा था, भारत का मैग्ना कार्टा कहा था। और जब ये, क्योंकि कांग्रेस तो मॉन्टेग्यू घोषणा को बहिष्कार कर रही थी, लेकिन उदारवादियों ने इनका सम्मान किया था और भारत का मैग्ना कार्टा कहा था, इसलिए ये अलग हो जाते हैं और अखिल भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना करते हैं। 17 अगस्त 1918 को एक सभा में इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया था, किसको, कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में इसको स्वीकार किया जाए, उदारवादियों ने करवाया था। 1918 में मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र प्रकाशित की गई थी और इसके लिए प्रस्ताव कब रखा गया था, तो 1917 में रखा गया था। अब आता है क्रांतिकारी आंदोलन। देश की स्वतंत्रता के लिए भारत में 2 समानांतर आंदोलन चल रहे थे। पहला था संवैधानिक आंदोलन, जिसका नेतृत्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर रही थी, और दूसरा था हिंसात्मक एवं क्रांतिकारी संघर्ष, जिसका नेतृत्व क्रांतिकारी कर रहे थे। दोनों आंदोलन अलग थे, लेकिन दोनों का उद्देश्य एक समान था और भारत की स्वतंत्रता था। 19वीं शताब्दी के अंत में एवं 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। क्रांतिकारी आंदोलन के उदय के कारण क्या क्या थे, तो ये ब्रिटिश की सरकार की जो शोषण नीतियां थी वो, कांग्रेस की आवेदन और निवेदन नीति की असफलता, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, बंगाल विभाजन और स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन का क्रूरतापूर्वक दमन, ये सभी कारण थे जो क्रांतिकारी आंदोलन के उदय के कारण बने। अब आता है प्रथम चरण के क्रांतिकारी आंदोलन। ये 1897 से स्टार्ट हुआ है।
जो प्रथम चरण था क्रांतिकारी आंदोलन। देखो आप एक, जब भी भारत में क्या हुए, जो क्रांति आई है भारत की स्वतंत्रता की, वो एक या फिर कांग्रेस ही सिर्फ राजनीतिक तरीके से नहीं लाई है, इसमें कुछ क्रांतिकारियों का भी योगदान रहा है। दोनों समानांतर चल रही थी। एक साइड से वो आवेदन निवेदन करके संघर्ष कर रहे थे संवैधानिक तरीके से कांग्रेस, और एक साइड जो क्रांतिकारी थे वो क्रांति करके हिंसात्मक तरीके से लड़ झगड़ कर अपने अधिकारों को प्राप्त कर रहे थे। दोनों के लक्ष्य समान थे, स्वतंत्रता भारत की। और यहाँ पर ये पता चल गया था कि कांग्रेस कितने भी आवेदन निवेदन कर ले, अंग्रेज नहीं मानने वाले, क्योंकि मानते ही नहीं थे। और इतनी क्रूरतापूर्वक जो बंगाल विभाजन का विद्रोह था वो दबा दिया गया था। मतलब बहुत सारे रीज़न थे जिनके कारण क्रांतिकारी आंदोलन प्रारंभ हुआ या फिर तीव्र हो गया। तो इनका प्रथम चरण कब आता है? तो प्रथम चरण था इनका 1897, जो कि महाराष्ट्र से स्टार्ट हुआ था। अब आती है व्यायाम मंडल। इसकी स्थापना 1897 में दामोदर हरि चापेकर एवं बालकृष्ण हरि चापेकर, मतलब चापेकर बंधु ने पूना में की थी। इसका उद्देश्य विशुद्ध राजनीति था। दामोदर हरि चापेकर एवं कुछ अन्य साथियों ने पूना में 22 जनवरी 1897 को रैंड एवं आयस्ट नामक 2 अंग्रेज अधिकारियों को गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसको सही ठहराया था तिलक ने, और इनके लिए जेल हुई थी सबसे पहले, इसी के कारण जेल हुई थी। चलिए देखो अब देखते हैं क्या महाराष्ट्र में किसने स्टार्ट की है व्यायाम मंडल। देखो सबसे पहले जब तिलक थे, उनने 1897 में शिवाजी महोत्सव मनाने की घोषणा की थी, और उसी समय व्यायाम मंडल चलाया है किसने? दामोदर हरि चापेकर ने और बालकृष्ण हरि चापेकर ने। देखिए यदि दामोदर जैसा पेट है, बड़ा दामोदर मतलब गोल गोल दामोदर जैसा यदि पेट है, तो और इसे बिल्कुल अपने जो वो है 6 पैक्स वगैरह चिपकाना है, तो बालकृष्ण की तरह व्यायाम करना पड़ेगा। तो व्यायाम मंडल किसने बनाया है? बालकृष्ण हरि चापेकर और दामोदर हरि चापेकर ने बनाया है। और इनका उद्देश्य क्या था? विशुद्ध राजनीति। इस समय व्यायाम में कोई राजनीति नहीं चलेगी कि भैया चलो आज नहीं कर सके कल कर लेंगे, कल नहीं कर सके परसों कर लेंगे, आज ही करो। विशुद्ध राजनीति है इसका लक्ष्य। चापेकर बंधुओं ने किसकी हत्या कर दी थी? रैंड और आयस्ट की हत्या कर दी थी, क्योंकि ये कौन थे? प्लेग कमिश्नर थे वहाँ के। और 22 जून 1897 को रैंड और आयस्ट इन दोनों की हत्या कर दी थी गोली मार के। रैंड क्योंकि ये रेड मारते हुए अरेस्ट हुए थे, तो इनको कमिश्नर को गोली मार दी। इनने कमिश्नर को क्या किया था? रैंड अरेस्ट किया था, रेड हैंडेड अरेस्ट किया था और उसकी हत्या कर दी थी। ये हैं चापेकर बंधु, ये कोई चापलूसी नहीं करते थे। इन्होंने अरेस्ट किया रेड रंग हाथों में, रेड हैंडेड, और उनको मार दिया। अब आते हैं अभिनव भारत की स्थापना। 1899 में नासिक में गणपति महोत्सव मनाने के सिलसिले में मित्र मेला की स्थापना हुई थी। देखिए गणपति महोत्सव कब से मनाना स्टार्ट किया है? तो 1895 से स्टार्ट किया था तिलक ने। महाराष्ट्र में पूरे में गणेश महोत्सव मनाया जाता था। इसके समय क्या हुआ? जब मनाने के लिए मित्र मेला का स्थापना की गई कि मित्र मेला बनाए जाएंगे और वो स्थापना करेगी गणेश महोत्सव की। सावरकर बंधु, जिसमें आते हैं गणेश दामोदर सावरकर और विनायक दामोदर सावर, इसके प्रमुख सदस्य थे किसके? अभिनव भारत के या फिर मित्र मेला के। 1904 में नासिक में वीडी सावरकर मतलब विनायक दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत की स्थापना की। अभिनव भारत की शाखाएं महाराष्ट्र के अतिरिक्त कर्नाटक और मध्य प्रांत में भी फैली थी। मतलब अभिनव क्या होता है? नाटक करना या नाट्य करना। तो ये पूरे मध्य प्रांत में मध्य में बैठ के सबके नाटक करते थे, अभिनव करते थे। 1909 में गणेश दामोदर सावरकर को मित्र मेला के लिए कविताओं की 2 किताब लिखने के कारण आजीवन कारावास हुआ था, जिनको काला पानी की सजा हुई थी। निर्वासन की सजा सुनाई गई थी। वीडी सावरकर को लंदन में गिरफ्तार करके नासिक लाया गया और उनके अनेक लोगों के साथ उन पर मुकदमा चलाया गया। नासिक षड्यंत्र केस के नाम से इसको जाना जाता है। वीडी सावरकर को आजीवन निर्वासन की सजा सुनाई गई थी। नासिक षड्यंत्र केस में महाराष्ट्र के क्रांतिकारियों की कमर तोड़ दी। देखिए अब क्या होता है? अभिनव भारत की कहाँ से स्टार्ट होता है? तो जब गणेश महोत्सव मनाने के लिए जो मित्र मेला बनाया गया था 1899 में, उसके 2 प्रमुख नेता थे। कौन? सावरकर बंधु, जिनको
अपन क्या करते हैं, गणेश जी को संवारते हैं ना, जब रखते हैं तो उनको कितना अच्छा सजाते संवारते हैं। तो सावरकर बंधु गणेश दामोदर सावरकर और विनायक दामोदर सावरकर, देखो दोनों गणेश जी के नाम हैं, एक गणेश जी है और विनायक भी गणेश जी का नाम है। तो दोनों सावरकर बंधु थे ये। इन्होंने क्या क्या किया, मित्र मेले की स्थापना की। फिर उसी को 1904 में बदल दिया अभिनव भारत में। अभिनव मतलब क्या होता है, एक्टिंग करना। एक्टिंग कहाँ पे करते हैं, मतलब एक्टिंग को हिंदी में क्या कहा जाता है, नाटक करना। ये कहाँ करते थे, सबके मध्य में करते थे। तो इसकी शाखाएं कहाँ कहाँ थी, महाराष्ट्र में थी, कर्नाटक में थी और मध्य प्रांत में फैली हुई थी। इन दोनों को इनकी किताब मित्र मेला के लिए किताबें लिखते थे ये गणेश दामोदर, और इनके कारण इनको आजीवन निर्वासन कर दिया गया था। और जो विनायक दामोदर थे उनको लंदन भी मतलब चले गए थे वो, और वहाँ से पकड़कर इनको भारत लाया गया और नासिक के कुछ लोगों को पकड़कर इन पर केस चलाया गया, जिसको नासिक षड्यंत्र केस कहा जाता है। और जब नासिक षड्यंत्र केस चलाया गया तो महाराष्ट्र के जो क्रांतिकारी थे वो थोड़े से ठंडे पड़ गए, क्योंकि ये सब बहुत सारे लोगों को पकड़ा था और सबको मोस्टली लोगों को काला पानी की सजा हुई थी। अब आता है, ये मुंबई का हो गया। अब आता है बंगाल। अनुशीलनी समिति। बंगाल में क्रांतिकारियों का पहला महत्वपूर्ण संगठन था अनुशीलनी समिति। अनुशीलनी समिति 1903 में इसकी स्थापना कलकत्ता में प्रथम नाथ मित्र और सतीश चंद्र बोस ने की थी। पहले हर स्कूल में पहले सबसे पहले क्या सिखाया जाता है, अनुशासन रहना। 30 प्रकार के अनुशासन सिखाते हैं, है ना। तो प्रथम नाथ मित्र ने कितने प्रकार के, 3 प्रकार की क्या सिखाए हैं, अनुशासन सिखाए हैं। इसके अध्यक्ष थे प्रमथ नाथ मित्र और इसके उपाध्यक्ष थे अरविंद घोष और चितरंजन दास। जिससे कि क्या होता है, देखो जब प्रथम अनुशासन सिखा दिया तो उससे क्या होगी, आप अरविंद जैसे बोलो घोष में बोलोगे और आप चितरंजन हो जाओगे। घोष चितरंजन, चित्र आपका आनंदित हो जाएगा और घोष से बोलोगे जय वंदे मातरम, ऐसे घोष लगा के बोलोगे। क्या होगा, देखो सबसे पहले अनुशासन सिखाया जाएगा 30 प्रकार का, और सबसे प्रथम वही सिखाया जाएगा जो प्रथम और सतीश चंद्र बोस ने मिलकर 1903 में अनुशीलनी सभा की स्थापना की थी। इसके अध्यक्ष कौन थे, प्रथम मित्र, क्योंकि सबसे पहले वही सिखा रहे थे, प्रथम मित्र सबसे पहले सिखाया जाएगा। इससे होगा क्या, आप आनंद में आ जाओगे और घोष से बोलोगे जय चितरंजन। तो अरविंद घोष और चितरंजन दास इसके उपाध्यक्ष थे। वारिंद्र घोष ने 1905 में भवानी मंदिर एवं 1907 में वर्तमान रणनीति नामक पत्रिका प्राप्त की थी, पुस्तक प्रकाशित की थी। किसने की थी, वारिंद्र कुमार घोष ने। बड़े वीर थे, इनने भवानी माता की पूजा की, इसलिए भवानी मंदिर नामक एक संस्था बनाई और 1907 में रणनीति नामक पुस्तक लिखी थी। और एक रणनीति, देखो क्या करते थे वारिंद्र कुमार घोष, तो बड़े वीर थे ये, है ना। भवानी मंदिर में क्या करते थे, रणनीतियाँ करते थे। भवानी मंदिर की स्थापना 1905 में और 7 में क्या हुई है, रणनीति नामक पुस्तक ने लिखी है। अनुशीलनी समिति के वारिंद्र गुट ने क्रांति का खुलकर प्रचार प्रसार किया था और 1906 में युगांतर नामक पत्र निकाला था। युगांतर किसने निकाला था, ये वारिंद्र कुमार घोष और एक और थे भूपेंद्र, 2 आते हैं। युगांतर नामक पत्र इन्होंने निकाला था 1906 में। और जो वारिंद्र कुमार घोष है, इन्होंने क्या किया था, 1905 में भवानी मंदिर की स्थापना की थी, 1906 में युगांतर निकाला और 1907 में जो रणनीति करते थे, रणनीति पुस्तक बनाई। 1908 में युगांतर के प्रकाशन पर रोक लगा दी गई। 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फर में खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी ने वहां के जिला जज D.H. किंग्सफोर्ड को मारने के लिए बम फेंका। दुर्भाग्यवश जिस गाड़ी पर बम गिरा उसमें कैनेडी की पत्नी और उनकी पुत्री बैठी थी, दोनों की मृत्यु हो गई। खुदीराम बोस गिरफ्तार कर लिए गए और उन्हें फांसी दे दी गई। यह सबसे कम उम्र के फांसी पर चढ़ने वाले क्रांतिकारी थे और प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने स्वयं को गोली मार दी। देखिए अब क्या हुआ, यहाँ से ये अनुशीलनी सभा समाप्त हो जाती है। कहाँ से, अनुशीलनी सभा की स्थापना सबसे पहले कहाँ से हुई, बंगाल में सबसे पहला जो संगठन बना वो कौन था, अनुशीलनी समिति। 1903 में इसकी स्थापना की गई थी। पहले सबसे पहले क्या सिखाया जाता, अनुशासन सिखाया जाता। 30 प्रकार के सिखाए हैं। तो सतीश चंद्र बोस और प्रथम नाथ ने इसकी स्थापना की थी। अध्यक्ष कौन है, तो प्रथम में वही सिखाए गए हैं, तो प्रथम नाथ इसके अध्यक्ष हैं और इसके उपाध्यक्ष कौन है, अरविंद घोष और चितरंजन दास। इसमें एक वारिंद्र घोष भी सदस्य बने, जिनने 1905 में भवानी मंदिर, 1906 में युगांतर पत्र और 1907 में रणनीति नामक पुस्तक लिखी है। 1908 में जो इनका युगांतर था वो बंद कर दिया गया। 1909 में
8 में ही जो मुजफ्फरपुर था वहाँ पर खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने वहाँ के जज किंग्सफोर्ड की हत्या करने के लिए बम फेंका, लेकिन वो उनकी गाड़ी पर ना गिरकर एक दूसरी गाड़ी पर गिरा जिसमें कैनेडी की पत्नी और उनकी पुत्री बैठी हुई थी। उनकी मृत्यु हो गई। इस गिलानी में जो प्रफुल्ल चंद्र चाकी होते हैं वो आत्महत्या कर लेते हैं और खुदीराम बोस को पकड़ लिया जाता है और उनको फांसी दी जाती है और एक सबसे कम उम्र पर फांसी पर चढ़ने वाले क्रांतिकारी बने थे। अब आते हैं भारत माता समिति। उत्तर प्रदेश में स्टार्ट हुआ था, पंजाब एवं दिल्ली में क्रांतिकारी आंदोलन के प्रणेता जतेंद्र मोहन चटर्जी थे, जिन्होंने 1904 में सहारनपुर में भारत माता समिति की स्थापना की थी। सब लोगों ने जब भारत माता समिति की स्थापना की तो उठकर उत्तर प्रदेश के सब लोगों ने इसको सराहा था। तो सहारनपुर में स्थापना की थी किसने? जतेंद्र मोहन चटर्जी ने। और सब ने कहा था कि हम तो जीत ही जाएंगे, क्योंकि भैया भारत माता समिति बनाई, भारत के लिए समिति बनाई गई है, भारत माता समिति, हम जीत जाएंगे। सब ने कहा था, किसने? पंजाब ने, उत्तर प्रदेश ने और दिल्ली ने, और सब ने इनको सहारा था। तो सहारनपुर में इसकी स्थापना की गई थी। इसके साथ अजीत सिंह, लाला हरदयाल, सूफी अम्बा प्रसाद और मास्टर अमवीर चंद जैसे क्रांतिकारी से जुड़े हुए थे। इसमें इनके सदस्य कौन कौन थे? तो अजीत चंद्र, लाला हरदयाल, सूफी अम्बा प्रसाद और मास्टर अमीर चंद जैसे क्रांतिकारी से जुड़े हुए थे। सबके लिए जीतने के लिए थे लाला हरदयाल और सूफी अम्बा प्रसाद और मास्टर अमीर चंद जैसे क्रांतिकारी से जुड़े हुए थे। अजीत सिंह ने मुहिब्बनी वतन नामक अपनी एक क्रांतिकारी संस्था स्थापित की थी, जो अजीत सिंह ने क्या की थी? मुहिब्बनी वतन। अजीत मतलब इतने जीतते थे, इतने मतलब इन्हें बोला कि चलो हम जीतेंगे, क्योंकि इन्हें वंदे मातरम या भारत माता समिति बनाई है। कब बनी है? तो 1904 में बनी है। सब लोगों ने सराहा था, सब लोगों ने सराहा। इन्हें बोला कि हम जीतेंगे, क्योंकि इसके जतेंद्र मोहन चटर्जी इसके अध्यक्ष थे। कौन थे? जतेंद्र मोहन, भारत माता के। इन्होंने बोला कि हम अजीते नहीं रहेंगे, हम अजीते नहीं रहेंगे यदि हम मोहब्बत करेंगे वतन से। मुहब्बनी वतन किसकी पुस्तक है? अजीत सिंह की है। पुस्तक नहीं, ये एक समिति है। किसकी है? मोहब्बत वतन। तो ये है अजीत सिंह की। जतेंद्र मोहन चटर्जी के बाद इस क्षेत्र के क्रांतिकारी आंदोलन का नेतृत्व मास्टर अमवीर चंद के हाथों में आ गया। जब जतेंद्र मोहन चटर्जी ने ये क्रांतिकारी आंदोलन छोड़ा तो इसके बाद जो नेतृत्व था वो मास्टर अमीर चंद के हाथों में आ गया। मास्टर अमीर चंद के साथ बंगाल के क्रांतिकारी रास बिहारी बोस, बसंत विश्वास, मनमथ और विश्वास जुड़े हुए थे। मास्टर अमीर चंद के साथ जब जतेंद्र मोहन चटर्जी ने आंदोलन को छोड़ा तो उनके बाद कौन बने? मास्टर अमीर चंद बने। और मास्टर अमीर चंद के साथ बंगाल के कुछ क्रांतिकारी जैसे कि रास बिहारी बोस, बसंत विश्वास और मनमथ विश्वास इनके साथ जुड़ गए थे। पूरे विश्वास के साथ रास बिहारी बोस भी आ गए अमीर चंद का साथ देने के लिए। फिर 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली में वायसराय हार्डिंग पर बम फेंका गया और दरबार बग दूर गिरा और हार्डिंग बच गया। देखो 1908 में किंग्सफोर्ड जो मुजफ्फरपुर के जज थे उन पर बम फेंका था किसने? प्रफुल्ल चाकी ने और खुदीराम बोस ने। वो भी उन पर नहीं गिरा था, वो किस पर गिरा था? कैनेडी की पत्नी के ऊपर और उनकी पुत्री के ऊपर, जिसके कारण प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी थे जिनको फांसी हुई थी। अब आते हैं कौन? वायसराय हार्डिंग पर बम कब फेंका गया है? तो 1912 में फेंका गया है 23 दिसंबर को। इसमें भी यही हुआ कि हार्डिंग के ऊपर बम नहीं गिरा, दुर्भाग्यवश कहीं और गिर गया और हार्डिंग बच गए। अब आते हैं विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन। ये तो भारत के हो गए जो कि हम पढ़ चुके हैं। महाराष्ट्र में कौन कौन से थे और मुंबई में कौन कौन से थे? बंगाल में, महाराष्ट्र में और उत्तर पंजाब, दिल्ली में। अब आते हैं विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन। अब सबसे पहले आता है लंदन में, क्योंकि ब्रिटिश ने हम पर आक्रमण किया है तो सबसे पहले आंदोलन कहाँ पे होंगे? लंदन में होंगे। लंदन में जनवरी 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की थी, जिसका मुख्य पत्र इंडियन सोशलिस्ट नामक पत्र निकाला था। इन्होंने स्पष्ट कहा था कि इसका उद्देश्य भारत के लिए स्वराज प्राप्त करना है। ये किसका है? श्यामजी कृष्ण वर्मा जी का है। देखिए भारत में तो सबके लिए होम है, लेकिन इनने लंदन में इंडिया होम रूल लीग बनाई थी। होम रूल लीग भारत में कौन कौन चला रहे थे? तो भारत में चला रहे थे एनी बेसेंट और तिलक, लेकिन
श्याम जी कृष्ण वर्मा ने क्या किया, इंग्लैंड या लंदन में इंडिया के लिए होम बनाया था। तो ये किसके नाम पर चल रहा है, कृष्ण जी का। चलो ये श्याम जी का घर है, सब आके इसमें रह सकते हैं। 1905 में इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, पत्र इंडियन सोशलिस्ट निकालना इसने स्टार्ट किया था। इंडिया के सोशलिस्ट के लिए पत्र निकाला था। इसका उद्देश्य था कि भारत के लिए स्वराज प्राप्त करना। इस होम रूल लीग के अध्यक्ष श्याम जी कृष्ण वर्मा थे और इसके उपाध्यक्ष अब्दुल्ला सोहरावर्दी थे। और अच्छी वर्दी पहन के घूमते थे इनके यहाँ पे लोग, क्योंकि इंडियन होम रूल लीग थे ना, तो ये कहाँ पे था, लंदन में था। श्याम जी कृष्ण वर्मा थे और इसके अध्यक्ष कौन थे, अब्दुल्ला सोहरावर्दी। लंदन में श्याम कृष्ण वर्मा भारतीयों के लिए इंडिया हाउस नामक एक हॉस्टल भी चलाते थे। इंडिया हाउस नामक, देखो किसका है, होम रूल लीग, इंडियन होम रूल लीग किसकी है, तो इंडिया होम रूल लीग लंदन में है श्याम जी कृष्ण वर्मा की। और इन्हें एक हॉस्टल भी बनाई है जिसका नाम क्या रखा है, इंडिया हाउस रखा है, जो क्रांतिकारियों का एक अड्डा था। लंदन में 1 जुलाई 1909 में मदन लाल ढींगरा ने कर्जन वायरली को गोली मारकर हत्या कर दी और ढींगरा को फांसी दे दी गई। ये कब की है, 1 जुलाई 1909 को। अब आता है पेरिस। ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में इंडिया हाउस के बारे में प्रश्न उठे। इस स्थिति को समझने हेतु श्याम जी कृष्ण वर्मा ब्रिटेन छोड़कर पेरिस चले गए। देखिए श्याम जी कृष्ण वर्मा कहाँ पे रहते थे, ब्रिटेन के लंदन में रहते थे। लंदन में इन्होंने क्या बनाया था, तो इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की थी और जिसके इंडियन सोशलिस्ट नामक एक पत्र निकाला था। इनका उद्देश्य क्या था, भारत के लिए स्वराज दिलाना। इनने एक हॉस्टल भी बनाई थी जिसको क्या कहा जाता था, इंडिया हाउस कहा जाता था। ये जो इंडिया होम रूल लीग थी लंदन में, उसके अध्यक्ष थे श्याम जी कृष्ण वर्मा और इसके उपाध्यक्ष थे अब्दुल्ला सोहरावर्दी। जब ये यहाँ पर आंदोलन कर रहे थे तो जो हाउस ऑफ कॉमन्स है तो उसमें इंडिया हाउस के बारे में प्रश्न उठने लगे, जिसके कारण जो श्याम जी कृष्ण वर्मा थे वो ब्रिटेन छोड़ के कहाँ चले गए, पेरिस चले गए। तो अब कहाँ पे भैया, जो क्रांतिकारी वो तो कहीं भी रहेगा, तब भी वहाँ पे क्रांतिकारी घटनाएं करेगा। तो जब ये लंदन में थे तो इंडिया होम रूल लीग चला रहे थे, अब पेरिस चले गए तो पेरिस में भी आंदोलन करेंगे। पेरिस में श्याम जी कृष्ण वर्मा की सहयोगी मैडम भीकाजी कामा थी। इन्होंने यूरोप और अमेरिका में ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के विरुद्ध प्रचार प्रसार किया था। इनकी सहयोगी कौन थी, मैडम भीकाजी कामा थी, जिन्होंने यूरोप और अमेरिका में ब्रिटिश साम्राज्यवादी के विरुद्ध प्रचार प्रसार किया था। ये इनको पेरिस में मिल गई। तो यहाँ पर 1907 में स्टुअर्ट गार्ड में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया। वहाँ पर इन्होंने भारत में ब्रिटिश शोषण पर भाषण दिया था। यहाँ पर इन्होंने भारत का राष्ट्रीय तिरंगा फहराया था जिसका रंग हरा, पीला और लाल था। बीच में पीला था, सफ़ेद नहीं था, और नीचे हरा और लाल था। अब आता है अमेरिका। गदर आंदोलन। गदर दल के संस्थापक लाला हरदयाल माने जाते हैं। इन्होंने 1 नवंबर 2013 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में गदर दल की स्थापना की थी। सबके नाक में दम कर दिया था, तारारा तारारा करके 1913 में लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की अमेरिका में, सैन फ्रांसिस्को नगर में। इस दल ने गदर नामक पत्र भी प्रकाशित किया था। प्रारंभ में उर्दू और गुरुमुखी लिपि में इसको प्रकाशित किया जाता था, बाद में हिंदी और अंग्रेजी में प्रकाशित होने लगा। तोशामारू कांड। गदर के कुछ सदस्य तोशामारू नामक जहाज से भारत लौट रहे थे। जब जहाज सिंगापुर में रुका तो वहां एक क्रांतिकारी परमानंद के भाषण से अनेक भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना जागृत हो गई। सिंगापुर लाइट इन्फेंट्री के जवानों ने चिश्ती खां और उडे खां के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया और अंग्रेजी सैनिक अड्डों पर कब्जा कर लिया और तिरंगा फहराया गया। इसे सिंगापुर क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। देखिए भैया, तोशामारू कांड क्या है। गदर पार्टी के कुछ नेता थे, ये क्या थे, गदर पार्टी बनी कब थी, तो 1913 में बनी थी। लाला हरदयाल ने इसकी स्थापना की थी अमेरिका की सैन फ्रांसिस्को में, और इसने एक गदर नामक समाचार पत्र भी निकाला था जो कि उर्दू और गुरुमुखी में निकलता था, फिर अंग्रेजी और हिंदी में भी निकलने लगा था। अब इनके कुछ सदस्य थे जो कि कहाँ पे जा रहे थे, तोशामारू नामक जहाज से भारत लौट रहे थे, लेकिन भारत लौटने से पहले वो कहाँ गए, सिंगापुर गए। अब वहाँ पर सब लोग बातचीत हो रही थी। वहाँ पे एक थे परमानंद, बड़े आनंद में इन्हें, परम आनंद में इन्हें बहुत भाषण दिया। सब लोग बड़े आनंद में आ गए और इनकी क्रांतिकारी भावना को पर लग गए और उन्होंने वहाँ पर आंदोलन कर दिया। वहाँ पर सिंगापुर लाइट इन्फेंट्री के जवानों ने
चिश्ती खां और उडे खां, इन्होंने उनकी धज्जियाँ उड़ा दी, चिश्ती चिश्ती, और वहाँ पर झंडे फहरा दिए। और अंग्रेजी क्या हो गया, चिश्ती खां और उडे खां के नेतृत्व में ये विद्रोह प्रारंभ हुआ था और जो अंग्रेजों के अड्डे थे वहाँ पर कब्जा कर लिया और तिरंगा झंडा फहरा दिया। इसे सिंगापुर क्रांति के नाम से जाना जाता है। तोशामारू, उनको मानने भी नहीं गए थे, फिर भी सिंगापुर में तोशामारू आंदोलन हो गया। अब आता है कामागाटुमारू कांड। इस कांड के नेता पंजाब के गुरुदत्त सिंह थे। कामागाटुमारू कांड, ये पंजाब के नेतृत्व थे, ये पंजाब के कौन थे, गुरुदत्त सिंह थे। इन्होंने मार्च 1914 में एक जापानी जहाज कामागाटुमारू को किराए पर लिया और हांगकांग से इन्होंने 1376 यात्रियों को लेकर कनाडा स्थित वैंकूवर को रवाना हुए। कहाँ जा रहे थे, कनाडा के वैंकूवर में जा रहे थे। 23 मई 1914 को यह जहाज वैंकूवर पहुंचा, लेकिन कनाडा के अधिकारियों ने यात्रियों को उतरने से अनुमति नहीं दी। फिर 23 जुलाई 1914 को यह जहाज वैंकूवर से भारत के लिए रवाना हुआ। रास्ते में 2 भारतीय क्रांतिकारी भगवान सिंह और बरकतुल्ला ने जोशीला भाषण दिया और यात्रियों को भारत में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बगावत करने के लिए कहा। किसने कहा है, भगवान सिंह ने कहा है और बरकतुल्ला जी ने कहा है। और 29 दिसंबर 1914 को यह जहाज कलकत्ता पहुंचा। यहाँ यात्रियों ने हंगामा मचा दिया, जिसमें क्रांतिकारी मतलब जो पुलिस थे उन्होंने कार्रवाई की और सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 20 यात्री मारे गए थे, लेकिन 202 यात्रियों को जेल भेजा गया था। गुरुदत्त सिंह सहित शेष भागने में सफल हुए थे। ये आंदोलन किया किसने था, तो गुरुदत्त सिंह ने किया था, जो कि कहाँ के थे, पंजाब के थे। इन्होंने एक कामागाटुमारू जहाज किराए से लिया सिंगापुर से और कहाँ जा रहे थे, हांगकांग से। इन्होंने 376 यात्रियों को वैंकूवर कनाडा में ले जाने के लिए बोला, लेकिन 23 मई जब वो वैंकूवर पहुंचे 1914 को, तो वहाँ पर क्रांतिकारियों ने इन यात्रियों को उतरने नहीं दिया। तो जब वो वापस आ रहे थे 23 जुलाई 1914 को यह जहाज वैंकूवर से भारत आने के लिए रवाना हुआ। तो वहाँ पर 2 क्रांतिकारी थे जिनके नाम थे क्या, भगवान सिंह और बरकतुल्ला जी। इन्होंने भैया अपने भाषण देना स्टार्ट कर दिया। भगवान जी ने, सबने तालियां बन जाएं और भाषण में इतनी बगावत भर दी कि भैया ये आए जहाज इनका तट पर पहुंचा 29 सितंबर 1914 को और इन्होंने आंदोलन करना प्रारंभ कर दिया। वहाँ पर पुलिस कार्रवाई हुई और 20 यात्रियों को मृत्यु हो गई और 202 यात्रियों को पकड़कर जेल में बंद कर दिया गया, लेकिन गुरुदत्त सिंह वहां से निकलने में कामयाब हुए। अंतरिम सरकार दिसंबर 1915। अलीगढ़ में जन्मे राजा महेंद्र प्रताप का वास्तविक नाम खड़क सिंह था। अलीगढ़ में जन्मे महेंद्र प्रताप सिंह का नाम वास्तविक नाम खड़क सिंह था। भारतीय क्रांतिकारियों में देश को स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से सर्वाधिक विदेश यात्रा इन्होंने ही की हैं। ये जर्मन सम्राट विलियम कैसर से सहायता के लिए भी मिले थे। जो जर्मन के सम्राट थे विलियम कैसर, उनसे सहायता के लिए भी मिले थे। दिसंबर 1915 में काबुल में भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना राजा महेंद्र प्रताप ने की। वे स्वयं अंतरिम सरकार के अध्यक्ष बने, जो कि राष्ट्रपति थे, और वहां पर बरकतुल्ला प्रधानमंत्री बने। जर्मन ने इस सरकार को मान्यता दे दी और 1919 तक ये सरकार चली थी। स्थापना कब हुई थी अंतरिम सरकार की, तो 1915 में बनी थी और 1919 तक चली है। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो महेंद्र प्रताप सिंह इसके अध्यक्ष थे और इसके जो प्रधानमंत्री बने थे वो थे बरकतुल्ला जी। और इसको मान्यता किसने दी थी, जर्मनी की सरकार ने दी थी। और ये जर्मनी के जो सम्राट थे विलियम कैसर से भी मिले थे भारत को स्वतंत्र कराने के लिए और सहायता के लिए। और भारत को स्वतंत्र दिलाने के लिए जो क्रांतिकारी ने सबसे ज़्यादा विदेश यात्रा की है उनका नाम आता है महेंद्र प्रताप सिंह में। ये महेंद्र प्रताप सिंह। अब आता है द्वितीय चरण का क्रांतिकारी आंदोलन, जो भारत में दूसरे चरण की क्रांतिकारी घटनाएं हुई हैं वो। द्वितीय चरण की क्रांतिकारी आंदोलन गांधी जी के असहयोग आंदोलन की असफलता और 1917 की रूसी क्रांति के कारण प्रारंभ हुई थी। इसके 2 कारण थे, क्योंकि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को असफल कर दिया था और 1917 में जो रूसी क्रांति हुई थी उसके कारण जो दूसरा चरण था वो प्रारंभ हो गया।
हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। देखिए, इससे पहले क्रांतिकारी में क्या हुआ था, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। तो जो क्रांतिकारी थे वो गांधी जी के सब, मतलब गांधी जी को सब सपोर्ट कर रहे थे, तो वो गांधी जी के साथ हो गए। लेकिन जब इन्हें असहयोग आंदोलन ना समाप्त कर दिया, असफल कर दिया, तो उनके जो काम थे वो तो भैया विफल हो गए। वो उनने जो सपने देखे थे कि हमारा भारत आज़ाद हो गया, वो तो आज़ाद हो जाएगा, तो वो सपने तो सब टूट हो गए। तो अब वो लोग क्या करने लगे, क्रांतिकारी आंदोलन का फिर से उदय हुआ। यहाँ पर सबसे पहले आती है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। 1924 में कानपुर में सचिंद्र नाथ सान्याल ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। कहाँ पर हुई थी, कानपुर में हुई थी, 1924 में हुई थी। सचिंद्र नाथ सान्याल ने इसकी स्थापना की थी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की। इसका उद्देश्य सशस्त्र क्रांति के माध्यम से औपनिवेशिक सत्ता को उखाड़ फेंकना था। 8 सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में इनके सदस्यों ने एक सभा करके समाजवाद को अपना लक्ष्य घोषित किया। सम्राट का या संगठन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कब किया गया है, 1928 में किया गया है, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में। पहले क्या था ये, पहला इसका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसमें सोशलिस्ट जोड़ दिया है 1928 में। 24 में इसकी स्थापना हुई थी कानपुर में, सचिंद्र नाथ सान्याल ने इनकी स्थापना की थी। अब आता है काकोरी कांड। 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर से आने वाली 8 डाउन ट्रेन को काकोरी रेलवे स्टेशन के पास रोककर क्रांतिकारियों ने ट्रेन में रखे सरकारी खजाने को लूट लिया। तो ये क्या है, काकोरी कांड कहाँ पर हुआ है, तो काकोरी रेलवे स्टेशन के पास हुआ है, सहारनपुर में। 8 मतलब जो 8 डाउन ट्रेन है उसको रोका गया था 9 अगस्त 1925 को। इसके कुछ अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए गए। उन पर काकोरी षड्यंत्र केस के नाम पर मुकदमा चलाया गया। क्रांतिकारियों की तरफ से चंद्रभान गुप्ता ने पैरवी की थी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, जो बाद में कौन बनते हैं, चंद्रभान गुप्ता या गुप्ता, इनने इनकी पैरवी की थी। काकोरी कांड के कुछ लोग तो गुप्त हो गए थे और कुछ लोग पकड़े गए थे। तो जो गुप्त हो गए थे तो उनके लिए पैरवी किसने की है, तो चंद्रभान गुप्त ने की है। और इनके जो 4 क्रांतिकारियों को पकड़ के फांसी दी गई थी, जिनके नाम है राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी। इनको पकड़कर फांसी दे दी गई थी। काकोरी कांड में कितने लोगों को पकड़ के फांसी दी गई थी, 4 लोगों को दी गई थी। इनके नाम कौन है, राजेंद्र। काकोरी कांड में जितना भी पैसा मिला था सबके प्रसाद के रूप में मिला था, तो राजेंद्र प्रसाद। अशफाक मतलब एक फाक बना कर दिया गया था, अशफाक उल्ला खान। रोशन, तो इन काकोरी कांड के द्वारा कई क्रांतिकारी रोशनी में आए थे, तो रोशन सिंह। और राजेंद्र लाहिड़ी, फिर उन्होंने वहाँ पे क्या जलाई, लोहड़ी, तो राजेंद्र लाहिड़ी। 4 लोगों को पकड़ा गया था, जिनके नाम है राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी। राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी दी गई थी, अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में, रोशन सिंह को इलाहाबाद नैनी में और राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में फांसी दी गई थी। नौजवान भारत सभा 1926 में भगत सिंह, छबीलदास और यशवंत पाल आदि नवयुवकों ने नौजवान भारत सभा की स्थापना लाहौर में की थी। इसके अध्यक्ष रामकिशन, महामंत्री भगत सिंह और प्रचार मंत्री थे वो भगवती चरण बोहरा थे। भगवती चरण बोहरा ने बम का दर्शन नामक पुस्तिका लिखी है। बाद में एक बम दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी। देखिए, नौजवान भारत सभा, तो ये नौजवान भारत सभा कौन बनाएंगे, तो नौजवान बनाएंगे। तो उस या क्रांतिकारी आंदोलन के समय कौन नौजवान था, तो सबसे ज़्यादा नौजवान थे कौन, भगत सिंह। मतलब छबीले से लड़के है ना, छबील और यशपाल, इनमें भगत सिंह, छबीलदास और यशपाल ने इनको स्थापना की थी। कहाँ पे की थी, लाहौर में की थी। इसके कुछ अध्यक्ष थे, जैसे अध्यक्ष कौन थे, रामकिशन। राम जी और कृष्ण जी भी थोड़े से नव युवक माने जाते हैं, तो राम और कृष्ण इसके अध्यक्ष थे। महामंत्री कौन थे, तो महामंत्री भगत सिंह, क्योंकि भगत सिंह की है ये संस्थान, तो महामंत्री रहते हैं भगत सिंह। और उनके प्रचार मंत्री कौन थे, तो सबके कान को खोल देंगे ये बम से, तो ये कौन है इनके प्रचार मंत्री, भगवती चरण बोहरा। इनने बम का दर्शन पुस्तक लिखी है और बाद में इनकी बम दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। अब आते हैं सैंडर्स
हत्याकांड, ये होती है 1928 में। साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय पुलिस के लाठी चार्ज से घायल हुए और अंततः उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु का बदला लेने के लिए भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, सुखदेव और जय गोपाल ने एस्कार्ट को मारने के निश्चय किया, परंतु गोली गलती से सैंडर्स और उसके रीडर चंदन सिंह को लगी। दोनों की मृत्यु हो गई। देखिए, एक किसको मारने गए थे? एस्कार्ट को मारने गए थे, लेकिन गोली किसको लग जाती है? सैंडर्स को लग जाती है और रीड चंदन को लग जाती है। रीडर जो था उनका था, उनको लग जाती है। इनके किन किन गए थे, मतलब कौन कौन गया था? भगत सिंह गए थे, चंद्रशेखर आज़ाद गए थे, राजगुरु और सुखदेव। इन चारों के नाम तो बहुत फेमस हैं और आप सबको पता होते हैं, लेकिन इसमें एक नए थे, वो थे जय गोपाल, मतलब छोटे से गोपाल को भी लेके गए थे सबकी जय जयकार करने के लिए। तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु और सुखदेव। तो जय गोपाल, या फिर इनको जय की कोई ज़रूरत नहीं है, इनके जय जयकार की ज़रूरत नहीं है, ये पहले से ही क्रांतिकारी, महान क्रांतिकारियों में से एक आते हैं। तो जय गोपाल, ये 5 लोग गए थे। किसको मारने के लिए गए थे? एस्कार्ट को मारने गए थे। इनने बोला था यस कार्ड को हम मार देंगे, ये कोई कार्ड वार्ड नहीं बचेगा, लेकिन गलती किसको लग गई? सैंडर्स को लग गई और उनने चंदन लगाया था, इसलिए सैंडर्स मर गए। सैंडर्स को, चंदन को क्या बोलते हैं? सैंडलवुड कहा जाता ना, तो सैंडल और चंदन मर गए, या फिर उनकी मृत्यु हो गई गोली से। और कौन बच गया? एस्कार्ट। बाद में जय गोपाल ने गद्दारी की और क्रांतिकारियों के सारे राज पुलिस को बता दिए। पुलिस ने इसे सरकारी गवाह बना लिया था। जो भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद थे, इनके लिए पकड़ लिया गया। फिर जितने भी क्रांतिकारी थे, ये भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु और सुखदेव, इनको पकड़ लिया गया। और जो जय गोपाल थे, इन्होंने गद्दारी की और ये इन्होंने मुखबरी कर दी, जिसके कारण इनको फांसी दी की सजा सुनाई गई थी। केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकना। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने लोक सुरक्षा विधेयक के विरोध में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका, क्योंकि गवर्नर जनरल ने केंद्रीय विधानसभा की नामंजूरी के बाद भी इस विधेयक को पास किया था, जबकि इसमें नागरिक स्वतंत्रता का घोर उल्लंघन किया गया था। क्रांतिकारी अपना उद्देश्य इनके द्वारा बहरों को सुनाना चाहते थे, पर बम नुकसान पहुंचाने वाला नहीं था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों ने अपनी गिरफ्तारी दी। इस कांड में उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर में फांसी दे दी गई। देखिए, केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका, तो कब फेंका गया था? तो 8 अप्रैल को भेजा गया था 1930 को। इन्होंने बम कहाँ पे? खाली सीटों में फेंके थे और इनको किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना था, बल्कि अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए इन्हें ये किया था। वहाँ पर क्या हुआ? पब्लिक सेफ्टी बिल वहाँ पे पास किया जा रहा था उस दिन। लोक सुरक्षा विधेयक पारित किया जा रहा था, जिसको केंद्रीय विधानसभा में पेश किया जा रहा था, वहीं बम फेंका था। इसका विरोध इसलिए किया जा रहा था क्योंकि इसमें नागरिक स्वतंत्रता का घोर उल्लंघन किया गया था और इसको केंद्रीय विधानसभा ने नामंजूर किया था, लेकिन फिर भी जो विधेयक था उसको पास कर दिया गया था। इसलिए बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने बम फेंके थे। इन दोनों ने अपनी गिरफ्तारी दी। इनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, लेकिन जो वो जय गोपाल थे उनने मुखबरी कर दी, इसलिए इनको 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर में फांसी दे दी गई। अब आता है चटगांव पब्लिक आर्मी। चटगांव पब्लिकन आर्मी, इनके संस्थापक सूरसेन थे, जो मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध हैं। इस संगठन के अन्य महत्वपूर्ण सदस्य थे गणेश घोष, लोकनाथ बाहुल, अनंत सिंह, कल्पना दत्त और प्रीतिलता बाड़ेकर। अप्रैल 1923 में गणेश घोष के नेतृत्व में चटगांव सत्याग्रह पर हमला किया गया और अस्त्र शस्त्र जुटा लिए गए। पहाड़ तला स्थित यूरोपियन क्लब में प्रीतिलता ने हमला किया, लेकिन गिरफ्तारी के भय से इन्होंने पोटेशियम साइनाइड खाकर आत्महत्या कर ली। 1933 में सूरसेन को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें 1934 में फांसी दे दी गई। ये थी चटगांव रिपब्लिकन आर्मी। इसकी स्थापना किसने की थी? तो सूरसेन ने की थी। हर गांव में चटक से निकलता है शूर, तो चटगांव
सूर सिंह ने की थी। इनको क्या कहा जाता है? मास्टरदा कहा जाता है। इस संगठन का महत्वपूर्ण सदस्य कौन कौन थे? तो गणेश घोष थे, लोकनाथ बाहुल थे। देखो, जब सूर्य निकलता है तो अपन सुबह सुबह किसकी पूजा करते हैं? गणेश जी की पूजा करते हैं। ये क्या होता है? अनंत कल्पनाओं से निकलता है, अपनी अनेक लताओं से प्रीतिलता निकलती है। बाड़ेकर और बाहुल, सबको, पूरे जन लोगों को बाहुल कर देती है। क्या क्या है सूर्य की ये विशेषताएं हैं? क्या है? जब सूर्य निकलता है या चटकता है हर गांव में, तो वो अपने गणेश जी की पूजा करते हैं। वो अपनी अनंत कलाओं से या कल्पनाओं से निकलता है और हर लता पर पड़ता है और लोगों को बाहुल कर देता है। अप्रैल 1930 में जो गणेश घोष थे, उनने चटगांव सत्याग्रह पर हमला किया और अस्त्र शस्त्र लूट लिए। और इनकी ही जो प्रीतिलता ने क्या किया था? पहाड़ तल्ला स्थित यूरोपीय क्लब में हमला किया, लेकिन गिरफ्तारी के भय के कारण इन्होंने पोटेशियम साइनाइड खा लिया था। 1933 में सूरसेन की गिरफ्तारी कर ली गई और 1934 में सूरसेन को फांसी दे दी गई। 27 फरवरी 1921 को चंद्रशेखर आज़ाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से घिर जाने के कारण स्वयं गोली मारकर शहीद हो गए 27 फरवरी को। अब आता है माइकल ओ डायर की हत्या। ये हुई थी 1940 में। लंदन के कैक्सटन हॉल में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन तथा रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में 13 मार्च 1940 को एक सभा हो रही थी। ऊधम सिंह, जिन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड को अपनी आंखों से देखा था, माइकल ओ डायर को गोली मारकर हत्या कर दी और उन्हें ऊधम सिंह को फांसी दे दी गई। यहाँ पर कहाँ पर? लंदन के कैक्सटन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और रॉयल सेंट्रल एशियन एसोसिएशन की संयुक्त मीटिंग हो रही थी 13 मार्च 1940 को, जहां पर ऊधम सिंह ने माइकल ओ डायर को गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिन्होंने जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था वो अपनी आंखों से देखा था। मुस्लिम लीग की स्थापना। दिसंबर 1906 में मुस्लिम एजुकेशन कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में विभिन्न प्रांतों के प्रतिनिधि ढाका में एकत्रित हुए। किसके लिए हुए थे? मुस्लिम एजुकेशन कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में विभिन्न प्रांतों के प्रतिनिधियों ने ढाका में एकत्रित मीटिंग की थी। ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान मुस्लिम समुदाय के हितों की देखभाल के लिए एक केंद्रीय संगठन गठित किए जाने का प्रस्ताव रखा। किसने रखा था? ये ढाका के नवाब थे सलीमुल्लाह खान, जिन्होंने मुस्लिम समुदाय के हितों की देखभाल के लिए केंद्रीय संगठन स्थापित करने की प्रस्ताव रखा। 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी गई। इस सभा के अध्यक्ष कौन बने? तो नवाब बकर उल मुल्क बने थे। मुस्लिम लीग का संविधान कराची में दिसंबर 1907 में बनाया गया था। इसके निम्न उद्देश्य थे: भारत में मुस्लिमों में ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी को बढ़ावा देना और सरकार के प्रति लाल फीताशाही को दूर करना, भारत में मुसलमानों के राजनीतिक एवं अन्य अधिकारों की रक्षा करना और उनकी मांग को सरकार के समक्ष विनम्रता पूर्वक रखना। सर आगा खां को मुस्लिम लीग का स्थायी अध्यक्ष चुना गया, जो 1923 तक इसके अध्यक्ष रहे। देखिए, इसकी स्थापना कहाँ पे की गई थी? ढाका में की गई थी मुस्लिम लीग की। इससे पहले दिसंबर 1906 में एक एजुकेशन कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। इसमें जो सलीम उल्लाह खान थे, जो कि ढाका के नवाब थे, सलीम उल्लाह खान, सब लोग उनको नवाब करते थे, नवाब थे वहाँ के सलीम उल्लाह खान। इन्होंने बोला कि एक केंद्रीय संगठन गठित करना चाहिए। तो इसके तहत 30 दिसंबर को 1906 में ढाका में एक मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? नवाब बकर उल मुल्क बनाए गए थे। क्योंकि देखो, मुस्लिम जो भी अच्छा काम करते हैं तो क्या बकरे की ईद मनाते हैं ना, तो बकर उल अध्यक्ष बनाए गए थे। लेकिन स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो आगे बढ़कर जो अध्यक्ष बने तो वो थे कौन? आगा खां इसके अध्यक्ष बने। इसका संविधान 1907 में कराची अधिवेशन में पारित किया गया था। और इसके उद्देश्य क्या क्या थे? ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी और उनके प्रति जो लाल फीताशाही है उसको दूर करना, मुसलमानों को अपने राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए और उनकी मांग के लिए सरकार के समक्ष रखना। दो राष्ट्र का संबंध। मुसलमान और हिंदू एक राष्ट्र नहीं बल्कि दो राष्ट्र हैं। ये किसने कहा था? ये मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि दो राष्ट्र का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया था। 1930 में मुस्लिम लीग का अधिवेशन
इलाहाबाद में आयोजित किया गया था। 1930 में मुस्लिम लीग का जो अधिवेशन था वो इलाहाबाद में बुलाया गया। यहाँ पर मोहम्मद इकबाल ने मुसलमानों के लिए पृथक राज्य की मांग रखी थी। इन्होंने दो राष्ट्र सिद्धांत, टू नेशनल थ्योरी का जनक माना जाता है। किसको? मोहम्मद इकबाल को। एक बार इनने कहा था कि दो देश बनाने चाहिए। दो राष्ट्र का सिद्धांत किसने दिया है? इकबाल ने दिया है। और 1930 में मुस्लिम लीग का जो अधिवेशन है वो कहाँ पे हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। अब आता है पाकिस्तान। मुसलमानों के पृथक देश जिसे पाकिस्तान कहा जाए, इस प्रकार का निश्चय विचार कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक विद्यार्थी चौधरी रहमत अली के मन में उत्पन्न हुआ था। कुछ नहीं कर रहे थे, बैठे थे ये। इन्होंने बोला कि यार एक काम किया जाए, पाकिस्तान जैसी एक चीज़ बनाई जाए या देश बनाया जाए जहाँ पे सारे मुसलमानों को रख दिया जाए। तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र थे चौधरी रहमत अली, उनके मन में ये उठा कि पाकिस्तान कहा जाएगा जहाँ पर मुस्लिम रहेंगे। इसके अनुसार पंजाब, उत्तर पूर्व सीमा प्रांत, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान को भारतीय मुसलमानों का राष्ट्रीय देश होना चाहिए और इसे पाकिस्तान कहा जाएगा। कौन कौन सा? पंजाब, उत्तर पूर्वी सीमा प्रांत, कश्मीर, बलूचिस्तान और सिंध मुसलमानों का राष्ट्र होने चाहिए और इसको क्या कहा जाएगा? पाकिस्तान कहा जाएगा। पाकिस्तान शब्द इन्हीं के प्रथम 4 अक्षरों से बना हुआ है, जिसमें 5वें अक्षर या 5वें प्रांत के अंतिम अक्षर को लेकर बनाया गया है। देखिए, पाकिस्तान ये शब्द जो बना है वो कैसे बना है? तो पाकिस्तान पहले पी से आता है, तो पी पंजाब पाकिस्तान का पाम, और कश्मीर से किश, शाह से सिंध और बलूचिस्तान का तान, तो इनसे मिलकर बना है क्या? पाकिस्तान। 1933 में चौधरी रहमत अली ने 4 पेज की एक पैम्पलेट प्रकाशित की जिसमें प्रथम बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया था। 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी, पाकिस्तान प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। इस प्रस्ताव को फजलुल हक ने प्रस्तुत किया था। फजलुल हक ने प्रस्तुत किया था। सबसे पहले पाकिस्तान या फिर जो अलग दो नेशनल थ्योरी किसने दी थी? वो इकबाल ने दी थी 1930 में। 1910 साल बाद 40 में मोहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में लाहौर अधिवेशन हुआ जहां पर पाकिस्तान के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। इसको प्रस्ताव को किसने रखा था? तो फजलुल हक ने रखा था। पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक छात्र थे चौधरी रहमत अली। इन्होंने 1933 में पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था, जो कि कैसे बना है? पाकिस्तान पंजाब, पश्चिम उत्तरी सीमा प्रांत, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान मिलकर बना है। अब आता है कांग्रेस आंदोलन का तीसरा चरण। ये हम पढ़ेंगे कल। थैंक यू सो मच गाइज। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ 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 हैव अ नाइस